गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम फाइनल अकाउंट का लास्ट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट के बाद उसका एक क्वेश्चन भी हम करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है मैनेजर कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। काफ़ी बार अलग अलग चैप्टर्स में इसका रोल देखा गया है। एक चैप्टर आता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, वहां पर भी मैनेजर कमीशन का रोल मिलता है। तो आइए मैनेजर कमीशन कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या कह रहा है? मैनेजर कमीशन, द मैनेजर ऑफ द फर्म लिखेंगे मैनेजर ऑफ द फर्म मैनेजर ऑफ द फर्म may be entitled to commission on profit which is usually calculated as a fixed percentage of profit which is usually calculated as a fixed percentage of profit. दूसरा, it is a component of salary to be paid calculation on the basis of profit. Calculation on the basis of profit. तीसरा, hence commission as a percentage of net profit. Hence commission as a percentage of net profit may be payable as before charging such commission may be payable as before charging such commission or after charging such commission. Or after charging such commission. देखिए यहां पर इस कॉन्सेप्ट के अंदर दो केस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। दो केस इंपॉर्टेंट होने से पहले समझिए पहले मैनेजर कमीशन क्या होता है। देखिए एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे मैनेजर काम करते हैं। अब कुछ मैनेजर की होती है फिक्स्ड सैलरी, कुछ मैनेजर की फिक्स सैलरी होती है, वो काम करेंगे और फिक्स सैलरी लेकर जाएंगे अपनी 40,000 50,000 जो भी पर मंथ फिक्स सैलरी होगी।
पर कुछ मैनेजर कहते हैं हमें सैलरी नहीं, हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दो, वही हम सैलरी के तौर पे लेंगे। मतलब आप हमें फिक्स्ड सैलरी मत दो, आप हमें जितना भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसका 10% दे दो, वो हम सैलरी के तौर पे मानेंगे। अगर कंपनी को लॉस होगा तो हम नहीं लेंगे, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हम लेंगे। तो कुछ मैनेजर को क्या कहा जाता है, सैलरी ना देकर सैलरी के ही जैसा क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है प्रॉफिट के परसेंटेज का। ये परसेंटेज फिक्स रहता है ऑनर और मैनेजर के बीच में। लेट सपोज कि आप कंपनी के मालिक हो, मैंने आपके साथ कहा कि मैं आपका पूरा अकाउंटिंग वर्क देख लूंगा, सारा टैक्सेशन जीएसटी सब वर्क देख लूंगा, बट मैं सैलरी नहीं लूंगा, जितना भी आपको कंपनी में फायदा होगा उस फायदे का 10% मैं आपसे चार्ज करूंगा। ऐसा मैंने आपके साथ कहा, आपने कहा ठीक है सर 10% तो क्या हो गया, 10% देने में क्या होता है। अब 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो 10% 10,000 चार्ज करूंगा, 2 लाख का होगा तो 20,000 मेरे हो जाएंगे, 3 लाख का होगा तो 30,000 हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कमीशन मेरे को मिलेगा। ऑनर और मैनेजर के बीच में एक फिक्स परसेंटेज सेट किया जाता है, मैनेजर को कमीशन दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर बहुत सारे टाइप के मैनेजर कंपनी के अंदर काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी मैनेजर को प्रॉफिट का परसेंटेज ही दे, कुछ मैनेजर होते हैं जिनको हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देते हैं इन द नेम ऑफ कमीशन। इसलिए कॉन्सेप्ट का नाम पड़ गया मैनेजर कमीशन, कि मैनेजर को हम सैलरी नहीं दे रहे, मैनेजर हमारे लिए काम कर रहा है, उसका प्रॉफिट में से कमीशन दे रहे हैं, उसको कमीशन बेस पे काम कर रहा है, ये हो गया मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर ऑफ द फर्म मे बी एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन प्रॉफिट विच इज यूजुअली कैलकुलेटेड ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है, मैनेजर को हम क्या देते हैं, प्रॉफिट में से कुछ कमीशन देते हैं जो कि फिक्स्ड परसेंटेज रहता है, इतना परसेंट आपको कमीशन दिया जाएगा। इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सैलरी, एक तरीके का सैलरी का पार्ट ही माना जाता है। बस सैलरी फिक्स्ड तरीके की हर महीने मिलेगी, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को, बट यहाँ पर प्रॉफिट पे ही आपको पैसा मिलेगा। कभी प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसा मिल जाएगा, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये कंपोनेंट है सैलरी का ही, सैलरी का एक पार्ट ही कंपोनेंट बोल सकते हैं, और इसको प्रॉफिट में कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट जो होगा उस पर परसेंटेज अप्लाई करी जाएगी कमीशन। हैंस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट मे बी पेबल एज। कमीशन कौन से वाले प्रॉफिट पे दिया जाएगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए यहां पर मेरा कॉन्सेप्ट रटवाना नहीं है बिल्कुल भी, पहले आप छोटी छोटी बेसिक बातें समझिए। कमीशन आपको, एक बात आपकी क्लियर होगी, दिमाग के अंदर आ गई है कि कमीशन जो पे होगा वो प्रॉफिट पर होगा, है ना, परसेंटेज ऑफ कमीशन फिक्स रहेगा। लेट्स सपोज मान लेते हैं 10% का कमीशन हमें देंगे, अब प्रॉफिट पे देंगे। मान लो कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 10 लाख के प्रॉफिट का 10% हो गया, 1 लाख रुपए मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है और आपको परसेंटेज गिवन होगा, जैसे आपका प्रॉफिट निकलेगा उसका 10% हम निकालेंगे, आपका कमीशन निकल आएगा। बट दिक्कत यहां पर है, यहां पर इस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कमीशन का जो परसेंटेज है ना 10%, वो कौन से वाले प्रॉफिट पे निकाला जाए। अब यहां पर 2 टाइप के प्रॉफिट आपको बताए जा रहे हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं कौन से 2 टाइप के प्रॉफिट है वो। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आपने पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है और पहले ये कॉन्सेप्ट रटा था तो आज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 2 टाइप के प्रॉफिट हमें देखने को मिलते हैं। सर 2 टाइप के प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तो एक ही होगा, नेट प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट यहाँ पर 2 टाइप के बोले गए इसने। अब वो 2 टाइप के नेट प्रॉफिट क्या बोले गए, मैं एक पीएनएल अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, देख मैंने यहाँ पीएनएल अकाउंट बनाया, दोनों ही पीएनएल अकाउंट देखना तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा, क्या डिफरेंस है दोनों पीएनएल में। और एक पीएनएल में यहां बनाऊंगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां बनाऊंगा, ठीक है जी, ध्यान सुनना, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपी पेन बंद कर दीजिए, ध्यान से पहले यहां पर सुनिए, फिर उसके बाद जब कहूंगा तब लिखिएगा, अभी लिखने की कोई चीज नहीं। पीएनएल अकाउंट में सबसे पहले यहां पर क्या आता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आता है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। यहां पर मैंने सारे खर्चे लिख दिए, ऑल एक्सपेंस, सारे खर्चे डाल दिए, सारे खर्चे डाल दिए, पर एक्सेप्ट 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 क्या, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन का खर्चा नहीं डाला हुआ, क्योंकि कभी कमीशन निकालूंगा ना सर, जब मैं निकालूंगा तभी तो डालूंगा। तो मैनेजर कमीशन को छोड़कर मैंने सारे खर्चे जितने जाने थे डाल दिए। लेट्स सपोज ये सारे खर्चे आ गया 1 लाख रुपए, और यहां पर मैंने ऑल इनडायरेक्ट इनकम सारी डाल दी, इनडायरेक्ट इनकम सारी इनकम मैंने यहां पर डाल दी, और ये इनडायरेक्ट इनकम होगी 50,000 रुपए की। मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। अब कह रहा है कि भैया आप अपना प्रॉफिट निकालो, तो मैंने यहां पर प्रॉफिट निकाला, तो ये आ गया 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आ गया, और यही 2.5 लाख मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब 2.5 लाख में से 1 लाख जाएगा तो क्या बच जाएगा, नेट प्रॉफिट बच जाएगा, क्या बच जाएगा, नेट प्रॉफिट बच जाएगा। तो यहां लिख दिया मैंने नेट प्रॉफिट, क्या लिख दिया मैंने, नेट प्रॉफिट।
यहां आ गया 1.5 लाख रुपीस, यहां पर कितना आ गया सर 1 ठीक है जी। तो ये नेट प्रॉफिट आया। अब एक बात मैं आपसे पूछूंगा तो उस बात का जवाब दीजिए, क्या ये नेट प्रॉफिट निकालते टाइम मैंने कमीशन यहां पर खर्चा डाला या नहीं डाला? नहीं डाला ना, मैंने सारे खर्चे डाल दिए और कमीशन वाला खर्चा नहीं डाला। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया इसमें कमीशन माइनस नहीं हुआ है। ये जो 1.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आया है दोस्तों, इसमें कमीशन माइनस नहीं हुआ है, राइट? ऐसा कह सकता हूं, ये जो 1.5 लाख रुपए आया है इसमें कमीशन माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे प्रॉफिट को कहा जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। क्या बोला जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक। ये समझता हुआ कि आप भूल गए हो सब चीज, आता ही नहीं आपको कुछ भी। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या हुआ? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का क्या मतलब हुआ? वो नेट प्रॉफिट जिसमें अभी कमीशन का खर्चा माइनस नहीं किया गया, ठीक? क्या बोलेंगे? वो नेट प्रॉफिट जिसमें अभी कमीशन का खर्चा माइनस नहीं करा, वो नेट प्रॉफिट जिसमें मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हुआ, मैनेजर कमीशन डिडक्ट नहीं हुआ, वो नेट प्रॉफिट जिसमें मैनेजर कमीशन डिडक्ट नहीं हुआ। ये पॉइंट क्लियर है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या है? वो वाला नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट तब निकला है जिस प्रॉफिट में अभी मैंने कमीशन माइनस नहीं किया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप कमीशन निकालो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऐसा करो कमीशन निकालो, और कमीशन किस पे निकालना? इस वाले प्रॉफिट पे निकालना, क्या निकाल सकते हो आप? अच्छा, ये वाला नेट प्रॉफिट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कुछ भी नहीं करना, अपना पीएनएल अकाउंट में सारे खर्चे डाल देने हैं, पीएनएल अकाउंट में सारी इनकम डाल देनी है, ग्रॉस प्रॉफिट डाल देना है, सारे खर्चे आपको गिवन होंगे वो पुट कर दो, सारी इनकम आपको गिवन होगी वो पुट कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट डाल दो, प्रॉफिट आ जाएगा। सिर्फ मैनेजर कमीशन मत डालना, सिर्फ मैनेजर कमीशन छोड़कर बाकी सारे खर्चे तो गिवन होंगे ना। मैनेजर कमीशन ही तो निकालना है ना आपको। आपकी कैलकुलेशन किस चीज की है? मैनेजर कमीशन निकालना। अब मैनेजर कमीशन निकालना है, इसको छोड़ दो, इसके अलावा बाकी सारे खर्चे तो क्वेश्चन में गिवन होंगे, वो आप डाल सकते हो। मैं भी यहां डाल सकता हूं इनकम खड़ा करके डालते। ये प्रॉफिट निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस प्रॉफिट में अभी मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूं, इस प्रॉफिट को पहले क्या कर लेता हूं, यहां लिख देता हूं, उसको यहां ट्रांसफर कर देता हूं। मैं कहता हूं ये ना बिफोर वाला है, इसमें ना मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हुआ, तो मैंने क्या करा, इस प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर कर दिया। एग्जाम्पल के साथ, ट्रांसफर करना नहीं है वैसे, मैं ऐसे कह रहा हूं कि यहां पर मान लो ट्रांसफर कर दिया कि भाई ये 1.5 लाख का प्रॉफिट है। अच्छा, ये 1.5 लाख का कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग? सर बिफोर चार्जिंग। अब मैंने क्या करा, ऐसा करो सर, ऐसा करो कि कमीशन, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इस वाले नेट प्रॉफिट पे आप 10% कमीशन दो मैनेजर को, ठीक है सर। तो मैंने क्या करा कि आपको कमीशन देना है, ठीक है जी, कमीशन देना है, ठीक है, 10%। अच्छा, 10% किस पे? ऑफ किसका 10%? कौन से वाले नेट प्रॉफिट का 10%? सर वो नेट प्रॉफिट जिसमें कमीशन माइनस नहीं हुआ, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। वो नेट प्रॉफिट जिसमें कमीशन माइनस नहीं हुआ। बिफोर का मतलब है कमीशन माइनस करने से पहले का प्रॉफिट। बिफोर का मतलब क्या है? अभी कमीशन माइनस नहीं करा, उससे पहले का प्रॉफिट, ठीक है जी। तो मैंने कहा ये मैं निकाल सकता हूं, बताओ आप ये निकाल सकते हो कि कमीशन माइनस मत करो, बाकी सारे खर्चे तो माइनस कर? यार आराम से निकाल सकता हूं। अभी तक मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, उसमें कमीशन माइनस करा था? नहीं करा था। तो कमीशन माइनस नहीं करा तो मैं कहूंगा ना वो सारे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है, इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती किसी को भी। कैसे नहीं आ सकती? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन होगा, इनडायरेक्ट खर्चे आपको गिवन होंगे, सारे इनडायरेक्ट इनकम आपको गिवन होंगे, डाल दो, कमीशन छोड़ दो, नेट प्रॉफिट निकाल दो। तो हम कहेंगे ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें कमीशन हमने वही माइनस नहीं किया, कमीशन ऐसा माइनस नहीं करा, इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अच्छा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल कैसे करोगे? सिंपल ये कहोगे, ऐसे करोगे, आपने ग्रॉस प्रॉफिट डाला ट्रेडिंग से, आपने सारी इनकम डाल दी, आपने सारे खर्चे डाल दिए, कमीशन छोड़कर, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन करनी है, और फिर नेट प्रॉफिट आ गया। इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने कहा भैया 10%, 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख, तो ये आ गया सर 15,000। आपका कमीशन कितना बन गया? 15,000। बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कमीशन है ना, वो जो 10% आपको कैलकुलेट करना है, वो उस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला प्रॉफिट है।
मतलब इस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना, और इसको निकालने के लिए बड़ा आसान है, सारे खर्चे में से, सारी इनकम में से सारे खर्चे माइनस कर दो, आ जाएगा, बस कमीशन छोड़ देना। बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ कि भैया वो वाला नेट प्रॉफिट लो जिसमें अभी कमीशन माइनस नहीं हुआ, उसका निकालो 10%। ठीक है जी, वो हमारा आ गया था, हमने 10% करा, 15,000 पाया, और जैसे ही मैंने यहां पर इस नेट प्रॉफिट में से यहां लिखा टू मैनेजर कमीशन करके यहां 15,000 रुपए डाला, तो अब जो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा सर, वो क्या होगा, वो नेट प्रॉफिट होगा जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख। और मैं कहूंगा अब ये वो नेट प्रॉफिट है जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। ये भी तो एक नेट प्रॉफिट आया, ये भी तो एक नेट प्रॉफिट है या नहीं है भाई। अब इस वाले प्रॉफिट में से मैं यहां माइनस कर चुका हूं, तो 1.35 लाख, इस नेट प्रॉफिट को क्या कहूंगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कहा जाएगा। अब आया समझ में कि दो टाइप के प्रॉफिट हमारे को देखने को मिलेंगे यहां पर, एक वो प्रॉफिट देखने को मिलेगा जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, और एक वो प्रॉफिट का जिसमें मैनेजर कमीशन माइनस हो चुका। इस प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन माइनस नहीं करा तो बिफोर चार्जिंग, और इस प्रॉफिट वाले में से जब ये प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन और माइनस कर दिया तो आफ्टर चार्जिंग। तो मैनेजर अब क्या होगा, हम क्या बोल रहे हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सच कमीशन मतलब मैनेजर कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या है कि हमें उस प्रॉफिट, मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसमें कमीशन माइनस कर चुके हैं, ये वो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट है जिसमें मैनेजर कमीशन माइनस कर दिया। बताओ कोई प्रॉब्लम है अभी तक? ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें मैनेजर कमीशन माइनस कर दिया। ठीक है जी, क्लियर, सिंपल। मैंने आपको कोई भी मुश्किल बात बताई नहीं, मैं आपको सिंपल सा आंसर दिया। मैंने कहा भाई देखो, अब मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो एग्जांपल आप मुझे करके दिखाइएगा, ठीक है ना। मैंने कहा एग्जांपल देखिए, आप ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसको आप करिए। मैंने कहा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 5 लाख रुपए का, ऑल इनडायरेक्ट इनकम आपको दे रखी है, सारी इनडायरेक्ट इनकम बता रहा हूं मैं आपको 2 लाख रुपए की, ऑल एक्सपेंसेस यहां पर दे दिए, एक्सेप्ट सिर्फ मैनेजर कमीशन को छोड़ के, उसका खर्चा नहीं ऐड करा। इस खर्चे में जो भी मैं आपको खर्चा बता रहा हूं 3.5 लाख में, इसमें मैनेजर कमीशन नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो आप अब निकालो कमीशन निकालो 10%, और किस पे, ऑफ कौन से वाले प्रॉफिट में निकाला है, नेट प्रॉफिट बिफोर वाले, कि भाई वो नेट प्रॉफिट में से कमीशन निकालो जो बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन हो, बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन हो। जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से मुझे करके दिखाओ। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, आपको इनडायरेक्ट इनकम पता है, आपको एक्सपेंस सारे पता है, पर मैनेजर कमीशन का खर्चा इस 3.5 लाख में नहीं जुड़ा। तो पहले आप नेट प्रॉफिट निकाल लो, और नेट प्रॉफिट जो आएगा इनकी मदद से, ऊपर वाली की मदद से जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम कहेंगे वो नेट प्रॉफिट है जो बिफोर चार्जिंग कमीशन है। 10% कमीशन निकालो, माइनस कर दो, आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ जाएगा। तो मुझे दो चीज बताओ, मुझे बताओ व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कमीशन माइनस करने के बाद कितना नेट प्रॉफिट बच जाएगा वो बताइए आप मुझे, ये है क्वेश्चन। कमीशन माइनस करने के बाद कितना नेट प्रॉफिट आपका बच जाता है? सिंपल है सर, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले एक पीएनएल अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है जी। तो आपने एक पीएनएल अकाउंट बनाया, आपने पीएनएल अकाउंट बना दिया, यहां पर लिखा बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ गया सर 5 लाख रुपए, फिर बाई इनडायरेक्ट इनकम आ गई, ठीक है, ये आ गया सर 2 लाख रुपए, टोटल हमने करा, ये आ गया 7 लाख रुपीज। यहां पर डाल दिए सारे खर्चे सिर्फ मैनेजर कमीशन को छोड़कर, कोई बात नहीं, हमने कहा मैनेजर कमीशन छोड़कर बाकी सारे खर्चे डालने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उसको हम क्या कहते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये 7 लाख रुपए है, 7 में 3.5 गया तो 3.5 लाख का आपके पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अच्छा ये कौन सा नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन। भाई कमीशन अभी इसमें से माइनस नहीं हुआ, तो मैंने कहा भाई 3.5 लाख में अब इसी का तो 10% निकालना था,
ये 10% किस पे अप्लाई करना है, बिफोर वाले पे तो करना है। अब मैंने कहा बड़ा सिंपल सा है, कमीशन बता दो कितना होगा, तो आपने कमीशन बताया भाई 10% निकाल दो किसका, ऑफ 3.5 लाख का। ये तो निकालना आसानी हो गया, 3.5 लाख का 10% निकाल दो, ये आ गया 35,000 रुपए। और जैसे ही 35,000 पे आप चार्ज करोगे, यहाँ लिख दो 2 कमीशन। जैसे आपने 35,000 पे चार्ज करे, पहले इसको क्या करो, उसको यहाँ ट्रांसफर कर दो बाय नेट प्रॉफिट बिफोर वाला 3.5 लाख। 3.5 लाख में से 35 चार्ज कर दो, क्या बच जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला बच जाएगा कि मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद मेरा इतना प्रॉफिट बच जाता है। कितना आएगा सर, 3,50,000 माइनस 35,000, 3,15,000। बताइए सर, क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया? यस, सभी को समझ में आ गया। बट अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, मेरा क्वेश्चन सुनना आप, ठीक है। मैंने कहा अगर आपको मैं बोलूं कि ये जो नेट प्रॉफिट है, आपने ये निकाल दिया, आपने ये निकाल दिया, मैं इसको हटा रहा हूं, आपने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ, अभी एक बात बताओ कि आप ये कमीशन जो @10% था वो किस पे निकाल लेते, इस पे निकाल देते, बिफोर वाले पे, है ना। अगर मैं यहां से बिफोर की जगह आफ्टर कर दूं, मैं यहां पर बिफोर की जगह आफ्टर चार्जिंग सर्च कर दूं, मैं आपको ये कह दूं कि ये 10% अब 3.5 पे नहीं, अब ये 10% इस वाले अमाउंट पे निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ये कह दूं तो मैं आपको, यहां होती है सबसे ज्यादा मुश्किल। भाई ऊपर वाला अमाउंट तो निकल जाएगा, भाई ये वाला नेट प्रॉफिट निकालना सबसे आसान है, सारी इनकम सारे खर्चे माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कमीशन है ये बिफोर वाले प्रॉफिट पे नहीं आफ्टर वाले प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है ये 10%, तो कैसे करोगे, यहां प्रॉब्लम है। यहां प्रॉब्लम इसलिए है, सुनेंगे पहले प्रॉब्लम सुनेंगे कैसे नहीं कर सकते। भाई देखिए ये अमाउंट तभी आएगा जब ये पता हो, क्योंकि 3.5 लाख में से कमीशन माइनस करूंगा तभी तो आफ्टर कमीशन आएगा, और ये अमाउंट तब आएगा जब ये पता हो। यहां फंस गए, दोनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट हो गए। क्या बोला था, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा देखो 3.5 लाख में से 3.5 लाख में अगर मैं 10% निकालता तो मुझे 3.5 लाख में 10% निकाल लेता तो आ जाता, फिर इसमें से इसको माइनस करता ये आ जाता। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम यहां नहीं थी कि 10% जो मुझे निकालना है वो 3.5 पे निकालना है, तो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे गिवन था ना अमाउंट कि यार ये 10% किस पे कैलकुलेट करना है, 3.5 पे, तो 35,000 आ गया, और 3.5 में से 35 कर दो आफ्टर आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 10% इस पर कैलकुलेट नहीं करना, ये 10% कैलकुलेट करना है इस अमाउंट पर, और ये अमाउंट तब निकलेगा जब ये पता हो, ये तब निकलेगा जब ये पता हो। फंस गए, फंस गए ना, यहां फंस गए। और जहां दोस्तों हम फंस जाते हैं वहां आती है मैथ। तो आपसे क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन पता है क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा भाई हम बताएंगे किस प्रॉफिट पे कमीशन निकालना है। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करा है जो कमीशन का जो परसेंटेज है वो बिफोर वाले पे निकालना है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये हम निकाल सकते हैं ये अमाउंट, पर ये अमाउंट नहीं निकाल सकते जब तक ये ना पता हो। अगर इस पे कमीशन निकालना तो ये अमाउंट निकाल लूंगा सारी इनकम खर्चे में से लेस करके, तो डायरेक्टली अप्लाई करके ये आ जाएगा, फिर इसमें से ये माइनस करके ये आ जाएगा। बट प्रॉब्लम यहां पर आएगी जब कहो कि भाई 10% कमीशन इस वाले पे निकालना, और ये अमाउंट तब आएगा जब ये पता हो। सुनो ना भाई, मैं इस टोटल बिफोर वाले में से कमीशन माइनस करूंगा तभी तो आफ्टर आएगा। वो कह रहा आफ्टर कमीशन पे ही कमीशन कैलकुलेट, अरे पॉसिबल ही नहीं है भाई, कैसे पॉसिबल हो जाएगा भाई, आफ्टर कमीशन तो तब आएगा जब कमीशन माइनस करो। कह रहा कमीशन निकालो आफ्टर पे, कह रहा ये वाला अमाउंट इस वाले केस से निकलेगा और ये अमाउंट इससे निकलेगा। फंस गए। तो यहां पर मैथ आएगी। मैथ क्या कहती है, मैथ कहता है देखो सिंपल सी है, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में, नेट प्रॉफिट जब आप बिफोर कमीशन में से क्या करोगे, माइनस करोगे ना कमीशन, नेट प्रॉफिट जब आप बिफोर कमीशन में से कमीशन माइनस करोगे तभी तो आफ्टर कमीशन आएगा। कोई प्रॉब्लम है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कब आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाला नेट प्रॉफिट कब आएगा, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर वाले में से कमीशन का अमाउंट माइनस कर दोगे। कोई दिक्कत। और जहां दोस्तों हम फंस जाए वहां मैथ आ जाए, सिंपल है, जहां हम फंस जाएंगे वहां मैथ आ जाएंगे। बच्चे आजकल ट्रिक सीख के बैठे हुए हैं। बच्चे क्या करते हैं, 10/110, 15/115। अगर उनसे पूछ लो भाई नीचे 115 क्यों हुआ, जैसे कि अभी मैंने बोला 10/110, तो देखिए दिमाग में हिट कर गया होगा, अरे 10% है ना, आफ्टर है ना, आफ्टर में क्या होता है नीचे 110 से प्लस कर देते हैं, ऊपर 10% है तो नीचे 110 कर देंगे, ऊपर 15 है तो नीचे 115 कर देंगे, अगर 20% होगा तो नीचे 120 कर देंगे, तो आ जाएगा।
भाई अगर लॉजिक पूछो तो नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम करते हैं मैथ, सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे मैथ का तरीका। और मैथ ऐसा तरीका है जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे देगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे देगा। अब हमसे ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान सुनना। क्या मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पता है? यस पता है। ये है मेरा 3,50,000, देखो ना यही तो है। नेट प्रॉफिट बिफोर पता है ना मेरे को 3.5 लाख रुपए, ठीक है। मुझे कह रहा है कि ये वाला कमीशन निकालना है ना, इस पे निकालना है, इस वाले अमाउंट पर। ऐसा करो ना, ये आपको पता है? हाँ सर ये पता है, 3.5 लाख रुपए। मैथ यार, जहां मैथ आ जाता है ना वहां सबको सिंपल हो जाता है। अब आपको कमीशन किस पे निकालना है? कह रहा है ये जो कमीशन आपको निकालना है ना 10%, ये किस पे निकालना है? इस वाले प्रॉफिट पे निकालना है। 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, इस पे निकालना है आपको कमीशन। और ये पॉसिबल ही नहीं है सर, ये पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया, क्योंकि दोनों आपस में इंटरडिपेंड करते हैं। ये आएगा तो ये आएगा, ये आएगा तो ये आएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, अब यहां पर क्या हो रहा है कि कमीशन किस पे बर्डन पड़ रहा है, सॉरी कमीशन का किस पे डिपेंड है कमीशन, ये 10% किस पे निकालना है? इस वाले नेट प्रॉफिट पे। तो मैंने क्या करा, इस वाले नेट प्रॉफिट को मान लिया एक्स, जो नहीं पता हुआ एक्स। मैथ आ जाओ, अब आप कहोगे चुटकियों में सॉल्व, सोचना ही नहीं है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। 3.5 लाख रुपए का ये आया, हमसे जो मर्जी बोले। अगर बोलता 3.5 लाख का 10% निकालो, फिर तो बात ही खत्म हो गई भाई। 3.5 लाख का 10% कहता तो मैं डायरेक्ट निकाल देता 35,000 पे। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम कहां है कि कह रहा बिफोर का मत निकालो, आफ्टर का निकालो। आफ्टर में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैथ आएगी। मैथ कह रहा है कि ऐसा करो, इसको मान लो एक्स, इस वाले प्रॉफिट को एक्स मान लो, और इसका वाले प्रॉफिट को एक्स मान लो ना, तो 10% किसका निकालना है? इस प्रॉफिट का। इसको मैंने एक्स मान लिया, तो 10% ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहां आएगा 3.5 लाख रुपए, यहां आएगा 3.5 लाख रुपए। 10% इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 10% को एक्स लिख सकता हूं। ये आ गया एक्स अपॉन में 10, यहां आ गया 3.5 लाख रुपए, यहां आ गया ऊपर एक्स और नीचे 10 इजिकल टू एक्स। अब ये माइनस एक्स बाई 10 उधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स बाई 10। ये आ गया 3.5 लाख रुपए इजिकल टू एक्स, ये माइनस का उधर आकर क्या होगा? प्लस का एक्स बाई 10 हो जाएगा। नीचे मन लगा दिया, आगे करो और सॉल्व कर लो ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यस, 3.5 लाख रुपए, एलसीएम ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10x, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1x। 3.5 लाख रुपए इजिकल टू 11x डिवाइड बाई 10। अब ऐसा करो, ये 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 11 को इधर कर दो, तो 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 11 इजिकल टू x का आ गया। लो जी, 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 11, ये आ गया भाई 31,18,000 नहीं 3,18,181। तो यहां पर मेरी एस की वैल्यू आ गई 3,18,181.8 आ रहा ना, तो 182 कर देता हूं। ये लो, ये मेरी एस की वैल्यू। अब मुझे बताओ एक्स मैंने क्या माना था, अब मुझे बताओ एक्स मैंने क्या माना था। सर एक्स माना था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब मेरा ये आ गया एक्स की वैल्यू। पर अगर मेरी ये आ गई इसकी वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली 10% पे निकालूंगा, तो मेरा कमीशन आ जाएगा सर, है ना? बताओ नहीं आएगा क्या? मेरा एक्स की वैल्यू पता चल गई ना, मुझे डायरेक्टली ये पता चल गया, और ये पता चला तो इसी का तो 10% निकालना था, तो कमीशन कितना आ गया सर? कमीशन बता दो, इसी का 10% निकालो, 3,18,182 का 10%। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैथ के तरीके में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है भैया। 10% कैलकुलेट करो, ये आ गया सर 31,818.2 से 31,818 कर देते हैं। आ गया सर, आ गया, दोनों चीज आ गई। कोई प्रॉब्लम है क्या? बस पहले आपने क्या करा, मैथ की कैलकुलेशन से ये सॉल्व करा। ये आपका अमाउंट आया 3,18,000, कितना आया था? 3,18,182 आया। और जैसे ही आया 3,18,182, जैसे आपके पास 3,18,182 आया ना आफ्टर, और आफ्टर पे तो निकालना था कमीशन, मल्टीप्लाई करके यहां लिख दोगे 31,818 आ गया सीधा सीधा। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई डाउट है? सिंपल है, दो ही तरीके से कमीशन पूछ सकता है, एक तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एक कहेगा भाई 10% जो कमीशन का परसेंटेज है वो दो प्रॉफिट पे पूछ सकता है आपसे, एक कहेगा बिफोर वाले पे निकालो, एक कहेगा आफ्टर वाले पे निकालो। अगर बिफोर वाले पे निकालने को कहेगा तो बिफोर वाला हमें पता होगा, क्वेश्चन के अंदर हम निकाल सकते हैं उसको, सीधा सीधा कुछ नहीं करना, सारी इनकम में से खर्चे माइनस करने, बिफोर आ जाएगा। अगर आफ्टर वाला कहेगा तो आफ्टर वाला पॉसिबल नहीं है सर, उसके लिए मैथ लगानी पड़ेगी, उसको एक्सलेट करना पड़ेगा, तब आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? नहीं। आओ दो क्वेश्चन करो। एक एग्जांपल कह रहा है
आपको नेट प्रॉफिट बिफोर, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देखिए अगर क्वेश्चन में गिवन भी नहीं हुआ ना तो बड़े, अगर छोटा क्वेश्चन आया पेपर के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, छोटा क्वेश्चन आया तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन नेट अमाउंट आपको गिवन होगा। और अगर छोटा क्वेश्चन नहीं आता बड़ा आता है तो ऐसे केस के अंदर आपको क्वेश्चन का पूरा वैल्यू गिवन होगा, उससे आप निकाल सकते हो सर, सारी इनकम में से सारे खर्चे माइनस करके निकल जाएगा, नहीं तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा। लेट्स सपोज कि मान लिया मैंने, अब कुछ ऐसा अमाउंट मानते हैं, चलो मान लेते हैं 2 लाख है, ठीक है जी। अब कमीशन का अमाउंट कितना है 15%, किस पे निकालना है 15% निकालना है, कमीशन का अमाउंट 15% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर वाले पे ही निकालना है। तो बताओ कमीशन की वैल्यू क्या होगी, कमीशन का अमाउंट क्या होगा। मैंने कहा बिफोर दे रखा है और परसेंटेज भी बिफोर वाले पे अप्लाई करनी है, तो सीधे सीधा क्या कर सकते हैं आप, 2 लाख रुपए आपका कमीशन है, 2 लाख का आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वाला दे रखा है और परसेंटेज भी किस पे अप्लाई करनी, बिफोर वाले पे, तो सीधा कर दो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 15 अपॉन में 100, 15 अपॉन में 100, 15% का मतलब 15 अपॉन होगा, तो 15% कितना हो गया 30,000, तो यह आ गया आपका 30,000 रुपए। कोई दिक्कत भाई, अगर आपको परसेंटेज उस अमाउंट पे निकालना है जो अमाउंट ऑलरेडी आपको पता होगा या निकाल सकते हो तो डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिएगा, दिक्कत यहां नहीं है। दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि नाउ इफ अगर कमीशन आपसे बोले कि भाई कमीशन निकालो 15%, पहले दोबारा क्वेश्चन बना देना, दूसरा बना लेता हूं, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल नंबर 2 कि मान लो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर दे रखा है, ये दे क्यों रखा हूं मैं, दे क्यों रहा हूं बार बार, क्योंकि आप अगर आपको नहीं भी दिया होगा तब भी आप निकाल सकते हो, इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि मुझे शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चन में गिवन होगा। एक मिनट, एक बार एग्जैक्ट अमाउंट निकालने के लिए थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे कैलकुलेटर में। ठीक है, यह आ गया 2,50,000 रुपए, दो लाख रुपए। अब आपको कह रहा है कमीशन निकालना है 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब आफ्टर कमीशन कैसे निकालूं वो तो मुझे गिवन नहीं है, पर आपको एक चीज तो पता है दोस्तों, क्या पता है आपको एक चीज, सर एक चीज आपको ये पता है कि जब भी आप नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन माइनस करोगे, है ना, एक चीज तो मैंने अभी सिखाई आपको, यही चीज सिखा रहा था तब से मैं, कि जब बिफोर कमीशन में से कमीशन आप माइनस करते हो कमीशन का अमाउंट तो क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं आ जाता। नेट प्रॉफिट कौन सा आ जाएगा कि कमीशन माइनस करने के बाद का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर कमीशन माइनस करने पहले का नेट प्रॉफिट में से कमीशन पूरा का कमीशन का अमाउंट ही माइनस कर दो तो फिर बाद का कमीशन आ जाएगा, ये चीज तो आपको पता है। बस तो आपको ये 10% 20% किस पर अप्लाई करना है, ये 20% करना है इस वाले प्रॉफिट पे, इसको मान लो एक्स, इस पे 20% निकालना है तो 20% ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कितना, 2 लाख रुपए। सॉल्व करना आपको आता है, ये 2 लाख रुपए एज इट इज रह जाएगा इधर और ये 20% उधर आ जाएगा, तो एक्स माइनस का उधर आकर प्लस का हो जाएगा, 20 अपॉन में 20x अपॉन में 100 कर देता हूँ डायरेक्टली, 2 1 जा 2 2 5 जा हो जाएगा। ये 2 लाख रुपए एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ये है मैथ का तरीका, और मैथ का तरीका ज्यादातर बच्चों को अच्छा लगता है इसलिए मैं करा रहा हूँ पहले नीचे 1। कुछ बच्चों को मैथ का तरीका अच्छा नहीं लगता तो फिर मैं उसको दूसरा तरीका बताता हूँ। 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई का 5 को इधर बचा 5x, ये तो बेसिक मैथ है सभी को पसंद आता है। ये आ गया 6x। थोड़ा और सोल्व करेंगे, 2 लाख इजिकल टू 6x डिवाइड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x की वैल्यू निकाल लो। 5 को भेजो उधर तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 और 6 को उठाकर नीचे भेज दो इजिकल टू x। लो जी, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई सर आपके पास 1,66,667, 1,66,667, 1,66,667 आ गया आपके पास एक्स की वैल्यू। और जैसी आपके एक्स की वैल्यू आई मतलब आपको ये अमाउंट पता चल गया, मतलब आपको ये वाला अमाउंट पता चल गया कि 1,66,667
और इसका 20% बता दो। सीधा सीधा आ गया आपके पास आंसर, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 20% निकालो। 33,333। सोचा था पॉइंट में नहीं आएगा, फिर भी आएगा। 2.5 लाख का लेना चाहिए था, 2.5 लाख का 5/6। समझ में आया? अब आफ्टर वाला करके दिखाओगे एक आप? चलो आफ्टर वाला एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ। चलिए सिंपल है। मैंने कहा ये देखो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मैंने कहा देखो आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बिफोर कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ये दे रखा मैंने 2,20,000 रुपए, ठीक है। फिर मैंने कहा जी कमीशन आपको निकालना है, और कमीशन का अमाउंट है 10% ऑफ किसका? नेट प्रॉफिट आफ्टर का। मतलब मुझे आफ्टर वाले कमीशन, जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% कमीशन निकालना है। पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ऐसे केस के अंदर बिफोर का बोलता तो मैं देखो बिफोर गिवन था, मैं डायरेक्टली 10% अप्लाई कर देता। बिफोर बोलता तो क्या 10% लगाओ बिफोर प्रॉफिट वाले पे, गिवन कर लेता। 2,20,000 का भी 10% आता 22,000 रुपए। पर आफ्टर बोल रहा है तो बताओ क्या होगा कमीशन का अमाउंट? व्हाट विल द अमाउंट ऑफ कमीशन? जल्दी से बताइए मुझे, अमाउंट ऑफ कमीशन क्या होगा? जल्दी से बताइए, सिंपल चीजें हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से हम माइनस कर देंगे कमीशन, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। और मुझे 10% किस पे निकालना है? मुझे ये 10% अप्लाई करना है आफ्टर वाले पे। तो आफ्टर वाले को मान लिया एक्स, तो ये हो गया एक्स, ठीक है जी। तो 10% ऑफ एक्स हो गया। और ये मुझे पहले से गिवन है सर 2,20,000 रुपए, ठीक है जी। अब ये माइनस उधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 2,20,000 रुपए उधर होगा एक्स, ये माइनस उधर आकर प्लस हो जाएगा। और शायद मल्टीप्लाई भी करता हूँ, 1x अपॉन में 10 बच जाएगा, चेक कर लो। 10 अपॉन में 100 होगा, काट दूंगा एक जीरो से, 1 अपॉन में 10 बच जाएगा। एक्स उधर आके क्या होगा 1 अपॉन में 1x अपॉन में 10। 2,20,000 इजिकल टू नीचे एलसीएम ले लो, 10 को इससे मल्टीप्लाई करो 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई करो 10x, और इधर आ जाएगा 1x। ये हो गया 11x, इधर भेज दो। तो 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये 10 और ये 11, 11 डिवाइड पे कर देंगे, इजिकल टू आ जाएगा x। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 2 लाख रुपए। अब की बार नहीं आएगा पॉइंट पे, अब मैंने पूरी कैलकुलेट करके दिया था। 2 लाख रुपए मेरा ये आ गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर, सुनो ध्यान, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से, ठीक है, अगर मैं सिर्फ कमीशन का अमाउंट माइनस कर दूं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन का अमाउंट माइनस कर दूं, तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं आ जाएगा, ठीक है सर, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ जाएगा। अभी मैंने निकाला, ये 10% हमें अप्लाई करना है किस पे? इस पर। और मुझे गिवन क्या है? ये मुझे 2,20,000 रुपए दे रहा था। मैंने एस की वैल्यू निकाली, इसको मैंने एक्सलेट करा। एस का 10% क्या बोला मैंने कहा देखो अब सुनो ध्यान से। अब मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। मैंने कहा नेट प्रॉफिट, क्या ये आफ्टर है ना? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मैंने जब निकाल रहा था, अभी मैंने आपको सॉल्व कर दिखाया। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन में मैं कर क्या रहा था? अगर आपको 10% इसका निकालना है, तो आप इसको क्या मान रहे थे? एक्स मान रहे थे, इसको एक्स मान रहे थे। और इसका 10% क्या होगा? 10/100x, यही होगा। इसको एक्स मान रहे थे, इसका 10% 10/100x होगा, ठीक है। और है ना, अब आप क्या करोगे भाई? कहोगे 2,20,000 यहां पर छोड़ दो ऐसी, इसको क्या करोगे? 1x अपॉन में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और नीचे आ जाएगा क्या? x। अब क्या है ये? 2,20,000 में से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो वही तो मैं कर रहा था तब से, 2,20,000 में से मैं 1x अपॉन में 10, तो आ जाएगा मेरा x, ये उधर भेज रहा था। तो 2,20,000 में से मैं क्या अलग कर रहा था क्या?
यही तो कर रहा था मैं। और इसी से मेरा एस की वैल्यू कितनी आएगी, है 2 लाख आई थी, और 2 लाख मेरी जैसी एस की वैल्यू आई, जैसी मेरी एस की वैल्यू 2 लाख आई, मैंने यहाँ 2 लाख पुट करा, 2 लाख का 10% निकाला, 20,000 ऑटोमेटिकली आ गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत? बट सर इसका एक तरीका और है। तरीका क्या है, अब आपको बताता हूं इसका और तरीका क्या है। अब आप क्या करो, इस 2,20,000 पे ये ऐसा ना करके आप क्या करो, आपने एक्स मत मानो। एक्स मानकर क्या होता है, हमारे को इक्वेशन बनती है, फिर वहां से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। आप एक्स मत मानो, आप क्या लेट करो, याद करो कंसाइनमेंट चैप्टर। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे आगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे आगे। हम क्या करते हैं, इसको 100 लेट कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि हर एक चीज अपने आप में 100 होती है। तो हमने क्या करा, अगर 10% इस पे निकालना और ये हमें नहीं गिवन ना, और 10% हमें इस पे निकालना और ये हमें नहीं गिवन, तो इसको आप 100 लेट कर लेते हो। 100 लेट कर लेते हो, इसको आप क्या लेट कर लेते हो, 100। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। हर एक चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है ना। हमने 100 लेट कर लिया। जैसे ही हमने 100 लेट करा तो मैंने कहा 100 का 10% क्या होगा, ये 10 होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऊपर वाले अमाउंट में से 10 माइनस करूं तो 100 चाहिए मुझे, क्योंकि देखो यहां माइनस है, यहां क्या है, माइनस। तो अगर मुझे ऊपर वाले अमाउंट में से ऐसा कौन सा अमाउंट डालूं ऊपर जिसमें से 10 माइनस करने पे 100 आ जाए। पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने जो जिस पे परसेंटेज निकालनी, 10% किस पे निकाली थी, इस पे। अगर ये नहीं गिवन तो 100 लेट कर लो। 100 लेट करा तो मैंने कहा 10% 100 का कितना हो गया, 10 हो गया, तो ऊपर कितना लिखूंगा, 110। ऊपर क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर से 110 आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से। क्यों, क्योंकि 110 में से 10 माइनस करूंगा तभी तो 100 आएगा दोस्तों, तभी तो 100 आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये अमाउंट 100 के बराबर है, कमीशन का अमाउंट 10 के बराबर है, तो ये कितने के बराबर हो गया, 110 के। अब आप सिंपल निकाल लोगे, आप कहोगे अगर आपको कमीशन का अमाउंट चाहिए ना, अगर आप कहोगे, क्या कहोगे आप कहोगे कमीशन का अमाउंट चाहिए ना, तो आप कहोगे 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपए डिवाइडेड बाय करोगे 110 से, क्योंकि 2,20,000 का 110 के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना, यहां से 1 के बराबर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे सीधा कमीशन आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे सीधा कमीशन आएगा, सीधा आ जाएगा 20,000 रुपए। ठीक है जी। पर अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करते, 100 करते, तो सीधा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर आ जाएगा। कितना सिंपल है, तो 2 मिनट में हो गया। अब बच्चे क्या करते थे, ये आपने करा, आपने बेसिकली क्या करा, 2,20,000 को डिवाइड बाय 110, 1 के बराबर, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करा, 10 के बराबर, मतलब कमीशन अमाउंट आएगा। अब देखो मैं इससे फॉर्मूला बनाकर दिखाता हूं। 2,20,000 इधर रख दो और 10 अपॉन में 110 कर दो, कोई दिक्कत? सर नीचे डिवाइड है, आप इसके नीचे डिवाइड में डाल दो या इसके नीचे डिवाइड, सॉल्व करने में आंसर सेम ही आएगा, करके देख लो। ऊपर वाला नीचे वाला सॉल्व करो, सेम ही आएगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 2,20,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10 लिख सकता हूं, तब भी तो 110 होगा। कर दिया। अब 2,20,000 क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन था। 2,20,000 क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। 10 क्या था, रेट। 10 क्या था दोस्तों, रेट, और नीचे 100 प्लस फिर 10 क्या था, रेट। लो जी, बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ नहीं है, फालतू का ड्रामा है, आप फॉर्मूला सोचे ही मत, तो कभी ध्यान में नहीं रहेगा। फिर भी आपको फॉर्मूला दिखा दिया, कहीं आप सोचो आप फॉर्मूला तो पढ़ाया नहीं था, फॉर्मूला तो पढ़ाया नहीं था, तो फॉर्मूला भी दिखा दिया मैंने आपको। आप अपनी बुक में चार्ज करोगे, बिफोर चार्जिंग में ये फॉर्मूला नहीं होता, बिफोर चार्जिंग में क्या होता है, तभी आप क्या करते थे, हर बार रेट अपॉन में 110। अगर आपका 15% का रेट है तो 15 अपॉन में 115, 20% का होगा 20 अपॉन में 120 होगा। क्यों होगा 120, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर ये 10% की जगह होता 20%, तो 100 का 20 आ जाता यहां पर, तो यहां 120 करना पड़ता ना, तभी तो 120 में से 20 माइनस करता तब 100 आता। क्यों? अगर ये 20% की जगह होता 30%, तो आप क्या करते, 100 का 30% कितना होता, 30, तो यहां पर 130 करना होता, तभी ये 100 आता। अब आया समझ में कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर हो गया? भाई मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं, ये 100 लेट करने वाला। और अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो सबसे आसान होता है एक्स तरीका, वो कोई नहीं भूलता। 10% किस पे निकालना है, इस पे, ये नहीं पता, एक्स मान लो, 10x हो जाएगा, 10 अपन 100x होगा, फिर सॉल्व कर लेना, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, सॉल्व करना आपको आता है। ठीक है जी, क्लियर हो या नहीं हुआ? क्लियर। ये लो जी, तो यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया, विथ लॉजिक आपको चीजें समझाई है। और अब आपके ये कह दो कि भैया मुझे नहीं पता आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो भैया ये वीडियो दोबारा देखो,
मैं क्योंकि बार बार नहीं बता पाऊंगा, मैं उन टीचर में से नहीं हूं कि ये कहते डेमो क्लास में आपको ये कहे 10 बार पूछोगे 10 बार बताएंगे और 2 बार बच्चा पूछे बच्चा टीचर इरिटेट होगा। मैं एक ही बार बताऊंगा, एक ही बार से समझ लो, नहीं समझ में आ रहा मैं नहीं बताने वाला दूसरी बार। भाई सिंपल सी बात है, इतनी हालत खराब हो जाती है, आपको चीजें डिटेल में सिखाई जाती है। अब देखो मैनेजर कमीशन लगाने मैंने आपको कितने घंटे, 1 घंटा लगा दिया सिर्फ आपको ये कंसेप्ट समझाने में। और ऐसा नहीं कि मैं आपको ये अज्यूम करते हुए चल रहा हूँ कि यार आपको आता होगा। आपने देखा शुरू से बताया, पहले पीरियड बताया, फिर मैंने आपको ये बताया कि नेट प्रॉफिट बिफोर क्या होता है और आफ्टर क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया जो परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो 2 चीज पर आपसे पूछ सकता है, एक बिफोर पे आफ्टर पे। बिफोर पूछता है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो, आफ्टर पूछता है तो आपको 2 तरीके बताए, एक एक्स तरीका और एक 100 करके तरीका। सारा शुरू से बेस से लेकर जीरो से हीरो बना दिया आपको मैंने। इसके बाद भी आप क्या होगे कि यार सर देखो एक बार और समझा दो, भाई नहीं है बस की, भाई सिंपल सी बात है, हमें ना पता। हाँ अगर आपसे कोई क्वेश्चन देखो, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली देखो कहीं ना कहीं किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट क्यों समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसको ध्यान नहीं था। सिंपल सी बात है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि चीजें जब आपको शुरुआत से बेसिक से होती है, या तो मैं एडवांस चल रहा होता मैं आपको ये मानता हुआ चलता अरे आपने पढ़ा होगा यार पहले 11वीं क्लास के अंदर, 11वीं में तो पढ़ा था आपने ये चीज, या भूल गए आप? मैंने पार्टनरशिप चैप्टर में भी करा था 11वीं में, 11वीं चैप्टर में पीएनएल अकाउंट पढ़ा होगा, तब फाइनल अकाउंट पढ़ा वहां भी कराया आपने। ऐसा बोलता तो फिर आपको समझ, तो फिर मैं कह सकता आ सकता है डाउट। जब आप ये मानता हुआ चला हूं कि आपको कुछ नहीं आता, शुरू से बढ़ाते, तो डाउट बहुत कम होते। हाँ अगर फिर भी आपका डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए, पर ये कह दो इन एंड पूरा कॉन्सेप्ट बताने का सर सर ध्यान नहीं था सर रिपीट कर दो, भाई नहीं, मैं बोलता ही नहीं डेमो, एक ही बार बताऊंगा भाई, सिंपल सी बात, मैं बोलूंगा ही नहीं। मैं ऐसा टीचर हुई नहीं भाई जो आपको अगर बोल दूं कि हाँ मैं आपको 10 बार पूछूंगा 10 बार बता, मैं नहीं बताने वाला 10 बार, एक ही बार बताऊंगा भाई, सिंपल सी बात है, एक ही बार बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। ध्यान नहीं था वो आपकी गलती है, दोबारा देख लो, आप वीडियो आपके पास है, यही बेनिफिट होता है ऑनलाइन लेक्चर्स का, ठीक है। ध्यान नहीं था वो आपकी गलती, मेरी तो नहीं है ना। और ध्यान है, आप पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आपको समझ नहीं आया फिर पूछ लो आप मुझसे, फिर मैं बताने को तैयार हूं, फिर मैं यही कहूंगा कि हाँ, पर आप ये झूठ बोल के पूछोगे तो गलत बात। और जहां तक मुझे लगता है कि यार बच्चा समझ जाता है चीजों को लेकर अगर वो ध्यान देता है तो। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूं और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें 2 टाइप के कमीशन दे रखे हैं, एक जनरल मैनेजर है एक वर्क मैनेजर है, 2 कमीशन के मैनेजर है हमारे पास। क्वेश्चन पे आ जाइए। Mr. Arvind Kumar has a small business enterprise. He has given the trial balance as 31 मार्च 2015. You are required to prepare a final account in the books of Mr. Arvind Kumar. अरविंद कुमार, पता है ये क्वेश्चन फाउंडेशन लेवल पे भी और इंटरमीडिएट लेवल पे एज इट इज कॉपी कर रखा है। फाउंडेशन लेवल पे भी ये क्वेश्चन पता पूछा जाता है इंस्टीट्यूट द्वारा, और इंटर लेवल पे भी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछने का मतलब बनता है इसका, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको मैनेजर कमीशन और आपको जो मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से सिखा सकता है, और कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। आज ये बहुत टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी, और क्वेश्चन सॉल्व करके ही क्लास खत्म करेंगे, चाहे 1.5 घंटा लग जाए तो 2 घंटे। सर ये होमवर्क में दे दो, होमवर्क में नहीं हो सकता ये क्वेश्चन, कर ही नहीं पाओगे आप, ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बच्चे, इसलिए ये मुझे कराना है। भाई जिसको होमवर्क में करना है, देखिए सिंपल सी बात है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिन बच्चों को क्वेश्चन पहले ट्राई करना है वो ट्राई कर सकता है, ठीक है, फिर बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में ये देखेगा, बाद में आराम से देख सकता है जब भी आपको टाइम लगे। मिस्टर अरविंद कुमार की कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपए। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं इस क्वेश्चन को कराने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन है इतना बड़ा, ठीक है जी, तो आप देख लो अपने हिसाब से। मशीन में 36,000 रुपए दे रखी है, मशीन में डेप्रीशिएशन आ गया, देखो डेप्रीशिएशन ऑन मशीन आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और आपको मैंने बहुत अच्छे सिखाया है कि जब भी आपको कोई एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलती है उसका सिंगल इफेक्ट होगा। डेप्रीशिएशन कहां पर दे रखा है? डेबिट, तो ये डेबिट इफेक्ट होगा, मतलब ये जाएगा सिर्फ पीएनएल अकाउंट में, ये बैलेंस शीट की मशीन में से माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसी डेप्रीशिएशन यहां पर पुट हुआ बैलेंस शीट में से, और जैसी डेप्रीशिएशन यहां पुट हुआ डिडक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया, ठीक है जी। रिपेयर टू मशीन आपको दे रखा है, वेजेस दे रखा है, सैलरी दे रखा है, इनकम टैक्स दे रखा है। अब अरविंद कुमार का इनकम टैक्स पे कर रहे हैं हम,
यार हम क्यों करेंगे, अरविंद कुमार तो हमारा ऑनर है ना बिजनेस का, तो बिजनेस क्यों पे करेगा। ये ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग्स क्या हो गई, ये ड्राइंग्स। तो जब बिजनेस किसी अपने ही ऑनर का इनकम टैक्स पे करता है उसको ड्राइंग्स ट्रीट करा जाता है। ठीक है जी। कैश इन हैंड दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, फिर आ गया बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, इसका भी सिंगल इफेक्ट होगा और वो भी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, एसेट में से माइनस नहीं करूंगा क्योंकि सिंगल इफेक्ट होगा, जिस डेबिट पे होगा तो डेबिट इफेक्ट होगा, डेबिट इफेक्ट होता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर। परचेजेस आपको दे रखा है, परचेज रिटर्न दे रखी है, सेल दे रखी है, सिटी बैंक से लोन लिया। देखो सिटी बैंक कहां दिख रहा है, अमाउंट क्रेडिट साइड में दिख रहा है आपको, सिटी बैंक का अमाउंट 7600 पे कहां दिख रहा है, क्रेडिट साइड में, इसका मतलब लोन लिया है आपने, क्रेडिट में लायबिलिटी आती है। अगर डेबिट साइड में होता तो कहता है लोन दिया है, आपकी एसेट है। एक्यूरेट इनकम आपको दे रखा, अब एक्यूरेट इनकम भी ये भी एक एडजस्टमेंट है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगी उसका सिंगल इफेक्ट होगा, जिस साइड वो होगा वही इफेक्ट करना। मैंने सभी एडजस्टमेंट की आपको 2 इफेक्ट बताया था। एक्यूरेट इनकम क्या होता है, वो इनकम जो कमाली पर मिला नहीं, ये पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम में ऐड होता है, ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया, और ये एसेट साइड में डेबिट साइड पर आता है, ये डेबिट इफेक्ट हो गया, एसेट साइड में आता है, ये डेबिट इफेक्ट हो गया। अब आपको देख रहा है कहां पर दे रखा है डेबिट इफेक्ट, तो डेबिट इफेक्ट कहां होता है, एसेट साइड पर, तो ये इनकम एंड इनकम पीएनएल के क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आएगा सिर्फ, और कहीं नहीं आएगा। ये ऐसा सोचना होता है, मैं आपको यही बता रहा था, मैं आपको बार बार क्यों 2 केस करा रहा था, केस 1 होता है, केस 2 होता है, कभी कभी एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो पीएनएल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आ जाती है। देखो आ रही है ना, एक्यूरेट इनकम एडजस्टमेंट है, ये देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, ये एडजस्टमेंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है, डेबिट इफेक्ट होता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चे में ऐड कर देते हैं, सैलरी में ऐड कर देंगे, डेबिट इफेक्ट हो जाएगा। और क्रेडिट इफेक्ट होता है लायबिलिटी साइड में, और देखो किस साइड है आउटस्टैंडिंग सैलरी 4000 क्रेडिट साइड, तो मैं सिर्फ लायबिलिटी साइड में डालूंगा, पीएनएल में डालूंगा ये। और यही बच्चे गलती करते हैं क्वेश्चन में, वो 2 इफेक्ट दे रहे होते हैं, जो सोच के ये तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये तो सैलरी में ऐड होगा और लायबिलिटी में जाएगा, पर ये ट्रायल बैलेंस में भैया एक इफेक्ट होगा। यही समझा रहा था मैं आपको। बीआर है, ये ओल्ड प्रोविजन आपको दे दिया, बीपी है, बैड डेट है, ठीक है, डिस्काउंट ऑन परचेज है, डेटर है, क्रेडिटर है, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है। इसके बाद नीचे आपको ये डाटा दे रखा है, सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट आपके इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कहता है फर्दर बैड डेट है 6000 रुपए का और 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है, मेंटेन्ड। और मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, याद है, मेंटेन हो या क्रिएट हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जब आपके पास देखिए इस ये फर्क तब पड़ेगा, देखो बड़े क्वेश्चन में इसका फर्क नहीं पड़ेगा, जब आपको पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन देगा ना कि आप पीएनएल अकाउंट बनाओ, आप बैलेंस शीट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाओ, तब ट्रिक यूज करना जो मैंने आपको दी। पर कभी कभी क्वेश्चन पता है क्या आता है पेपर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कहता है बैड डेट की एडजस्टमेंट दे देता है, उसी से बना देता है क्वेश्चन। क्या बोलेगा कि बैड डेट है, बैड डेट का अकाउंट बनाना है, डेटर अकाउंट बनाना है, प्रोविजन अकाउंट बनाना है। तो ऐसे केस के अंदर फिर ट्रिक नहीं चलती, ऐसे केस के अंदर सोचना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया था कि मेंटेन और क्रिएट में फर्क क्या होता है। मेंटेन का मतलब इतना मेंटेन रखना है भाई, जब मैं पीएनएल अकाउंट क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रहा तो मैं कैसे हटा दूंगा। आप मेरी बात सुनो ना, एक पीएनएल अकाउंट क्वेश्चन में पूछता तो ओल्ड प्रोविजन को कैंसिल कर देता मैं और नया प्रोविजन पूरा का पूरा मेंटेन कर लेता, है ना, ओल्ड प्रोविजन कैंसिल करके नया प्रोविजन पूरा बना लेता। अब जब क्वेश्चन में आपको पीएनएल पूछेगा ही नहीं तो कैसे कैंसिल करोगे भाई, फिर तो आपको वही तरीका जो मेन लॉजिक है वही अपनाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जब आप कैंसिल ही नहीं कर पाओगे ओल्ड प्रोविजन को, पीएनएल में पूछेगा ही नहीं आपसे क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में कहेगा सिर्फ बैड डेट की एडजस्टमेंट है और इसके ये 3 अकाउंट बना के दिखाओ, डेटर अकाउंट बना दो, बैड डेट अकाउंट बना दो, प्रोविजन अकाउंट बना दो। तो ऐसे केस के अंदर आप पीएनएल में ओल्ड प्रोविजन कैंसिल नहीं करोगे, और जब तक ओल्ड प्रोविजन रहेगा आपको सारे बैड डेट कहां जाएंगे, प्रोविजन के अकाउंट में एडजस्ट होंगे। भूल तो नहीं गए आप, मैंने आपको बताया था प्रोविजन बनाते इसलिए कि फ्यूचर में अगर बैड डेट हो तो रिकवर कर पाऊं, तो बैड डेट हो गया फ्यूचर में। अब प्रोविजन अगर बैलेंस दिख रहा है तो वहां से इसको एडजस्ट किया जाएगा, उस अकाउंट में भेजा जाएगा और नया प्रोविजन पीएनएल से अकाउंट में क्रिएट कर जाएगा। पहले देखें कितना बच गया, मान लो 40,000 मेंटेन करना है, 10 बच गया तो 30 ही निकालूंगा पीएनएल से। ये सारी कहानी आती है दोस्तों, ये डीप जब चीजें हम घुस कर पढ़ते हैं ना तब आती है चीजें समझ में, ऊपर ऊपर से पढ़ाती तो फिर ये चीजें सोचेगा भी नहीं, आप कहेगा हटा। तो जब पीएनएल अकाउंट होगा तभी तो आप कैंसिल कर पाएंगे, और जब पीएनएल होगा ही नहीं तो कैंसिल कैसे होगा, फिर आपको प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ेगी वो तीनों अकाउंट जो मैंने आपको एग्जांपल में सिखाया था, ठीक है। चलिए इधर देखिए आप, तो प्रोविजन मेंटेन करना है पर यहां पर हमें पीएनएल अकाउंट बनाना है, तो फिर मेंटेन क्रिएट मत सोचो, ओल्ड प्रोविजन को कैंसिल कर दो, नया का नया पूरा 5% बना लो, हो गया मेंटेन। क्योंकि पुराना प्रोविजन में पैसा पड़ा था ये तो देखा नहीं, वो तो पूरा कैंसिल कर दिया। अब पुराना प्रोविजन में 0 है तो पूरा 5% मेंटेन करना पड़ेगा ना, ये सोच करवाया था मैंने आपको, और ये बहुत ईजी तरीका है। गुड कॉस्टिंग 10,000 पे सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस टू द कस्टमर, 12,000 पे ऑन 30 मार्च 2015, दिस वाज रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल। भाई 10,000 के गुड्स कॉस्टिंग कस्टमर भेजे 12,000 रुपए के, कॉस्टिंग 10,000 थी और उस गुड्स का प्राइस जो कस्टमर ने भेजा था 12,000 रुपए की कॉस्टिंग, मतलब 2,000 हमारा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो हमने कस्टमर को अप्रूवल बेसिस के लिए भेजा, ये भी मैंने बताया, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का भी एक एडिशनल बताई थी।
जिसके अंदर अप्रूवल के बेसिस पे बेचते हैं। और अगर उसने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, ये शायद मैंने सेल्स ऑफ गुड्स सेक्शन में पढ़ाया था यार, ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना मैं, अकाउंट लॉ, तो सेल्स ऑफ गुड्स सेक्शन में भी पढ़ाया था ये मैंने। चलो मैं बता दूंगा इसका एडजस्टमेंट, अगर अभी समझ में आया तो भी मैं बता दूंगा। मेरे को अब ये याद नहीं है कि मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया सेल्स ऑफ गुड्स, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट सेल्स ऑफ गुड्स में भी है, लॉ के अंदर जो होता है। 2400 पेड एज अ रेंट फॉर ऑफिस वाज डेबिटेड टू द, दे हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो ना, रेंट पे करा है ऑफिस का, आप लैंडलॉर्ड के अकाउंट में तो ना डेबिट करोगे, एंट्री क्या करते हो रेंट पे करने की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ना कि लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। गलत एंट्री कर दी यहां पर, अब यहां पर रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और रेक्टिफाई करके आपको सारी अकाउंटिंग दोबारा करनी होगी। ओहो ये गड़बड़ हो गई। जर्नल मैनेजर, और ये जो लैंडलॉर्ड अकाउंट है ये किसमें इंक्लूड है, डेटर में बता भी रहा है। ये जो लैंडलॉर्ड का अमाउंट मैंने बढ़ाया ना, आप एंट्री क्या करिए सर, एंट्री क्या करिए, एंट्री आपने रेंट की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आपने रेंट पे करा 2400 रुपए का, एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होनी चाहिए थी, आपने लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश कर दी, लैंडलॉर्ड है डेटर, डेटर टू कैश कर दी। अरे जहां रेंट खर्चा दिखाना था आपने उसको पर्सनल अकाउंट दिखा दिया, जहां एक्सपेंस दिखाना था आपने पर्सनल, एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया आपने। ये खर्चा था सर, ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये एक्सपेंस अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, एरो प्रिंसिपल। तो अब मैं रेंट बढ़ाऊंगा, तो रेंट को बढ़ाऊंगा तो डाटा मुझे कम करने पड़ेंगे, रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट की जगह डाटा डेबिट कर दिया, तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डाटा को कैंसिल कर देंगे और रेंट बढ़ा देंगे, तो डेटर कैंसिल होगा, और जब डेटर कैंसिल होगा तब जाकर 5% का प्रोविजन बनेगा, यहां इसका इंपैक्ट पड़ जाएगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, मैं फिर कह रहा था इसको पढ़ाने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। अरे डेटर कैंसिल करूंगा ना, क्योंकि मैंने डेटर खाम का बढ़ा दिए, रेंट अकाउंट डेबिट करना था उसके लिए डेटर डेबिट कर दिया, अब डेटर को कैंसिल करूंगा, और जब डेटर कैंसिल करूंगा तो उससे बाद निकालूंगा प्रोविजन मेंटेन करूंगा 5% का। अगर उससे पहले प्रोविजन मेंटेन कर दिया तो वो जो डेटर आपको दे रखे है वो तो गलत है, उसमें लैंडलॉर्ड अमाउंट जुड़ा हुआ है, पहले उसको कैंसिल करूंगा, रेक्टिफाई करूंगा, उसके बाद जो सही डेटर आएंगे उसमें से बैड माइनस करूंगा, उसके बाद जो रिमेनिंग डेटर बचेंगे उसके बाद 5% का प्रोविजन क्रिएट करूंगा। मजाक नहीं है ये क्वेश्चन, आसान नहीं है, इसलिए ध्यान दो। अब यहां से कह रहा है कि जनरल मैनेजर जो है उसको कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, इसी का कमीशन चार्ज करेंगे, सिर्फ इसी का। 2 मैनेजर है ना हमारे पास, एक जनरल मैनेजर एक वर्क मैनेजर। जनरल मैनेजर के केस के अंदर क्या हो रहा है कि हम 10% कमीशन देंगे और जनरल मैनेजर वो नेट प्रॉफिट पे देंगे जिसमें जनरल मैनेजर कमीशन माइनस हो चुका हो, या आफ्टर वाला केस आ गया। वर्क मैनेजर इज टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 12% पर एनम ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन एंड हिज ऑन, अपना भी और जनरल मैनेजर, मतलब सारे कमीशन। 2 टाइप की कमीशन बन गए यहां पर, 2 मैनेजर है तो 2 कमीशन, एक जनरल मैनेजर कमीशन और एक वर्क मैनेजर कमीशन। अब जनरल मैनेजर कमीशन और वर्क मैनेजर कमीशन से पहले का प्रॉफिट मैं कैसे कहता हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन एंड वर्क मैनेजर कमीशन, इस प्रॉफिट पे कमीशन देना है वर्क मैनेजर को। आसान नहीं है, दोबारा पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, अभी समझ नहीं आया तो दोबारा पढ़ाऊंगा। वर्क मैनेजर को कमीशन देना है 12% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बस इतना समझो। वर्क मैनेजर को कमीशन देना है जो 12% देना है, वो देना उस नेट प्रॉफिट में जिसमें ना तो जनरल मैनेजर कमीशन माइनस हुआ है और ना ही इसका खुद का वर्क मैनेजर का। तो ये बिफोर वाला हो गया ना, जिसमें कोई भी कमीशन माइनस नहीं हुआ, ये तो मैं निकाल ही सकता हूं। जैसे मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ऑल सच कमीशन, सारे कमीशन छोड़कर वाला नेट प्रॉफिट निकाला, उसका 12% निकालूंगा तो वर्क मैनेजर का आ जाएगा, वर्क मैनेजर का माइनस करूंगा तो आफ्टर वर्क मैनेजर आ जाएगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। अब आ जाइए, मैं आपको कराता हूं ये क्वेश्चन कराते। अरे इतना भी मत घबराइए, हाँ डरा दिया है, इतना भी नहीं डरो, कर लो पहले फिर डिसाइड करना कि मुश्किल था आसान था। सबसे बनाऊंगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ जाओ जल्दी से आ जाओ।
ध्यान दो इधर। सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं ना, सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, यहां पर दे रखा है ओपनिंग स्टॉक के साथ 74,000 रुपए, 74,000। यहां पर आएगा टू परचेज, इसमें से लेस करेंगे रिटर्न। परचेज आपको कितना दे रखा है सर, ऊपर देखो परचेज दे रहा होगा, ये रहा परचेज रिटर्न है 3,000 रुपए, और परचेज आपको दे रखी है 2,50,000 रुपए, 2,50,000 की परचेज दे रखी है, और इसमें से 3,000 रुपए रिटर्न दे रखा है। और चेक करो क्या परचेज से रिलेटेड कोई दूसरी है क्या। सॉरी, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया और मैं पढ़ाया जा रहा था, दोबारा बता देता हूं। देखिए क्या हुआ है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि सेल में से माइनस कर देते हैं सेल का अमाउंट ही, और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देते हैं। सेल में से माइनस क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये रहेगा सेल में से माइनस और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड। अब ऐसा लॉजिक क्यों हुआ, क्यों सेल में से माइनस और क्यों क्लोजिंग स्टॉक में ऐड, इसका लॉजिक मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। 4,98,000 की सेल है, जिसमें सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है 12,000 रुपए। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, 4,98,000 की सेल आ गई, और सेल गुड कॉस्टिंग 10,000 वर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस टू द कस्टमर फॉर 12,000। तो 12,000 सेल प्राइस था और कॉस्टिंग 10,000, तो जो कॉस्ट है वो क्लोजिंग स्टॉक पे ऐड करेंगे, और जो सेल है वो 12,000, जो उस कॉस्ट जो गुड्स भेजे थे कस्टमर को, उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 12,000 माइनस कर देंगे, ये करेंगे, ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, 4,98,000 में से 12,000 माइनस कर दिया, तो आ गया 4,86,000, 4,86,000। और यहां पर क्या करा मैंने, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 60,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहां मैंने 60,000 और डाला, यहां डाल दिया 60,000, 60,000 प्लस 10,000, यह आ जाएगा 70,000। मैं आपको लॉजिक दे दूंगा, आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ जो बिना लॉजिक के मैंने आपसे डिस्कस करा हो, ठीक है ना। तो लॉजिक आपको प्रॉपर मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है सर। इसके बाद यहां पर एक आ जाएगा वेजिस, जो मैंने देखा था वेजिस का भी कुछ अमाउंट था, तो वेजिस देख लो सर कितना है वेजिस, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेजिस है। ये रहा वेजिस थे 54,000 रुपए, तो 54,000 का वेजिस है, 54,000 का वेजिस है, टोटल करो और यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, टू ग्रॉस प्रॉफिट 4,86,000 प्लस 70,000, यह आ गया 5,56,000। इसमें से माइनस करेंगे 5,56,000 में माइनस करेंगे 54,000 रुपए वेजिस का, 2,47,000 रुपए परचेज का, और 74,000 रुपए आपका, तो 1,81,000 का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। मैच करो, ग्रॉस प्रॉफिट मैच करेंगे, 1,81,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास यहां पर आ गया है, ठीक है जी। आइए, तो अब हम सीख रहे हैं कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ये दोनों ही चीज यहां माइनस और यहां ऐड क्यों गई। तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, एक और एडजस्टमेंट सी रह गई है, इसको भी कंप्लीट करते हैं, और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं जल्दी से। आइए, तो हम सीख रहे हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का क्या मतलब है बेसिकली, और इसकी एडजस्टमेंट क्या है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, कंपनी ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा, मान लो एक टीवी है, न्यू प्रोडक्ट क्या है, टीवी। अब कंपनी की कॉस्ट आती है इस टीवी को बनाने में 10,000 रुपीज कॉस्ट आती है इस टीवी को बनाने में। कंपनी की इस टीवी को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, 10,000। कंपनी कहती है कस्टमर से
कोई कस्टमर टीवी खरीदना आया तो कंपनी ने कहा भैया आप ये टीवी ले जाओ, ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है हमने, आप इस टीवी को ले जाओ, ठीक है। कंपनी ने क्या करा, ये टीवी कस्टमर को सेल कर दिया। कस्टमर को बोला कि आप ये टीवी ले जाओ, और ये टीवी जो वैल्यू में बेचना है वो 12,000 रुपये का बिकेगा। ये टीवी 10,000 की तो कॉस्ट ही आ रही कंपनी की, तो कुछ तो प्रॉफिट कमाएंगे ही। तो कंपनी ने क्या करा, ये टीवी जो 10,000 रुपये का बना है वो कस्टमर को बोल रहे हैं कि ये टीवी आप 12,000 रुपये का देंगे आपको, पहले आप ये टीवी ले जाओ, ठीक है। टीवी को चलाओ, टीवी यूज करो 30 दिन तक, 30 दिन तक यूज करो। अगर पसंद आया तो बताना, अगर पसंद नहीं आया, अगर पसंद नहीं आया तो 30 दिन के अंदर अंदर वापस कर देना। और अगर 30 दिन एक्सपायर हो गए तो फिर हम इसको मान लेंगे कि आपने इस टीवी खरीद लिया है। सिंपल सी कहानी ये है कि मान लो आप एक कस्टमर हो, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप हमारा टीवी ले लो, नया टीवी है, ठीक है। आप हमारा ये टीवी ले लो, और इस टीवी आपको हम पड़ेगा 12,000 रुपये का, 32 इंच का टीवी है ये, स्मार्ट टीवी, ये नया है, आप इसको 30 दिन यूज करो। अगर आपको 30 दिन में इस टीवी में कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कि यार मजा नहीं आ रहा, सेटिस्फैक्टरी ना आ रहा, 30 दिन तक का टाइम है, 30 दिन से पहले पहले आप इसको हमें वापस कर देना और अपने पैसे ले जाना। अगर 30 दिन एक्सपायर हो गए तो हम मान लेंगे कि आपने टीवी रख लिया है, हमने मान लेंगे कि आपने टीवी रख लिया। तो यहां पर जो सेल की जा रही है दोस्तों, यहां पर जो सेल की जा रही है इज ऑन अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर हो रही है, ऑन अप्रूवल बेसिस। जब वह अप्रूव करेगा, हाँ मैं टीवी रख रहा हूं, तभी मैं सेल मानूंगा। मतलब अभी मेरी सेल थोड़ी ना हुई है, अभी तो मैंने उसको क्या बोला, 30 दिन तक यूज करो, 30 दिन के अंदर पसंद नहीं आया तो वापस कर देना। भाई 30 दिन के अंदर वापस कर देगा तो मेरी सेल थोड़ी ना आई। तो जब तक वो 30 दिन के अंदर उस टीवी को अप्रूव नहीं करता, या वो 30 दिन एक्सपायर नहीं हो जाता, सेल कब अप्रूव्ड होगी, या तो वो हाँ भी भर दे, या तो खुद कह दे कि हाँ मैं टीवी ले रहा हूं, या फिर वो 30 दिन खत्म हो जाए, तो हम सेल को मान लेंगे कि भाई सेल हमारी अप्रूव्ड हो गई है, ये टीवी लेना चाहता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के अंदर दो बात है, मैंने जैसे कि बताया कि सेल कब मानी जाएगी, क्योंकि जिस दिन मैं टीवी बेच रहा हूं उस दिन तो मैं उसको ऑप्शन दे रहा हूं ना कि आप 30 दिन के अंदर इसको वापस भी कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाई नहीं है टीवी से। तो सेल मानी जाएगी या तो उसने 30 दिन से पहले पहले हमें बता दिया कि मैं टीवी ले रहा हूं, तब हम सेल मान लेंगे, या उसने बताया ही नहीं कुछ और 30 दिन एक्सपायर हो गए, तो अब तो रिटर्न हो नहीं सकता क्योंकि 30 दिन का टाइम था रिटर्न करने का, तब हम 30 दिन एक्सपायर होने पे सेल मान लेंगे। तो सेल कब मानी जाएगी, या तो 30 दिन से पहले बता दे। ये नया कॉन्सेप्ट आया है, इसमें अपडेट है क्या? ये तो बढ़िया चीज देखी मैंने इसको। ठीक है, सेल कब मानी जाएगी, सेल कब मानी जाएगी बताओ। बायर 30 दिन से पहले पहले अप्रूव कर दे, बायर 30 दिन से पहले अप्रूव कर दे कि हाँ मैं टीवी ले रहा हूं, अप्रूवल दे दे कि भाई मैं टीवी ले रहा हूं, या 30 दिन वो एक्सपायर हो जाए। या तो बायर कह रहा है कि मैं 30 दिन तक अप्रूव कर रहा हूं, बायर कह रहा है कि मैं 30 दिन से पहले कह रहा हूं कि हाँ मुझे टीवी चाहिए, मैं रेडी हूं, इसको अप्रूव कर रहा हूं, मुझे चाहिए, मुझे वापस नहीं करना, तो हम उसको सेल मान लेंगे। या उसने कुछ बोला ही नहीं 30 दिन तक और 30 दिन एक्सपायर हो गए, तब हम सेल मान लेंगे। तो जब तक वो अप्रूव ना करे और जब तक वो 30 दिन एक्सपायर ना हो तब तक वो सेल नहीं मानी जाती, तब तक वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस माना जाता है कि अभी सेल नहीं हुई, अप्रूवल के बेसिस पर सेल होगी, जब वो अप्रूव करेगा तब सेल मानी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। बताइए क्या आपको समझ में आया नहीं आया, कौन सा समझ में आया, ट्रीटमेंट क्या होने वाला है बात की बात है, कौन सा समझ में आया, क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट। अब माइनस कहाँ ऐड करना है कहाँ माइनस करना है वो बात की।
ठीक है जी। अब हम कहते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाली है। देखिए, हम इसको सेल नहीं मानते, मैंने तो आपको कहा हम तब तक इसको सेल नहीं मानेंगे जब तक ये दो बातें सेटिस्फाई ना हो जाए, दो में से कोई एक ना हो जाए, या तो वो अप्रूव कर दे 30 दिन से पहले या वो 30 दिन एक्सपायर हो जाए, तब हम इसको सेल मानते हैं। तो 30 दिन तक हम इसको सेल नहीं मान सकते, हम इसको क्या मानेंगे, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। बट अगर आप इसको क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट क्या कह रही थी, क्वेश्चन की एडजस्टमेंट कह रही थी कि भैया गुड्स जो 10,000 रुपए के थे हमने अप्रूवल बेसिस पे कस्टमर को दिए 12,000 रुपए के 30 मार्च को 2015, और दिस वाज रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल। अब हमने इसको एक्चुअल सेल मान लिया, जबकि मैंने भी अब आपको सिखाया कि जब हम अप्रूवल बेसिस पर किसी को गुड्स देते हैं कस्टमर को, मैं तब तक सेल नहीं मानता जब तक वो अप्रूव्ड ना हो जाए। तो वो चाहे तो रिटर्न कर सकता है, 30 दिन तक उसके ऑप्शन है रिटर्न करने का, या तो वो खुद कह दे कि हाँ मैं ले रहा हूँ, या वो 30 दिन एक्सपायर हो जाए। हमने क्या करा, जिस दिन हमने कस्टमर को दिया अप्रूवल बेसिस के लिए सेल भेजा, सेल करी ऑन अप्रूवल बेसिस पर सेल करी, उस दिन हमने एक्चुअल सेल मान ली। गलत, यहां पर ये गलती कर दी दोस्तों, हमने यहां पर क्या कर दी, ये गलती कर दी कि हमने एक्चुअल सेल मान ली जबकि वो सेल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सेल में से माइनस करना होगा। सिंपल सी बात है, मैंने क्या करा, एक्चुअल सेल मानी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे छोटी सी बात पूछ रहा हूं, बताइएगा मुझे, है ना। मान लो आपके पास 10,000 यूनिट है, आपने परचेज करा, सॉरी आपके पास मान लो 30,000 यूनिट आपने परचेज करा, तो 30,000 यूनिट परचेज करोगे तो डेबिट साइड में लिखोगे, ठीक है जी। उसके बाद आप कह रहे हो कि आपने इसमें से 25,000 यूनिट सेल कर दी 25,000 यूनिट, 25,000 यूनिट आपने बेच दी, ठीक है जी। यहां आएगा सेल पर, ये परचेज करी थी 30,000 यूनिट, उसमें से 25,000 यूनिट आपने बेच दी, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया सर 5,000 यूनिट का। ऐसे करोगे ना आप, भाई आपने 30,000 यूनिट खरीदा जिसमें से 25,000 आपने बेच दिया और 5,000 यूनिट का आपने क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ यूनिट इसमें से 5,000 यूनिट ऐसी थी जिसको सेल नहीं मानना था, आपने उसको सेल मान लिया, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से वो 5,000 यूनिट आनी पड़ेगी यहां से वो 5,000 यूनिट आनी पड़ेगी, क्योंकि आपने उसको सेल मान लिया जबकि वो सेल था नहीं, वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस था, आपने उसको सेल मान लिया। जब तक सेल अप्रूव ना हो जाए तब तक हम सेल नहीं मानते, और क्वेश्चन कह रहा है हमने उसको एक्चुअल सेल मान लिया। अब जैसे ही हमने उसको सेल माना तो मैं वहां से हटाऊंगा उस यूनिट को, जितना आपने सेल में जोड़ रखा हुआ वहां से हटा दूंगा। अब जब यहां से हटाऊंगा तो यहाँ बच जाएगा 20 और यहाँ है 5, यहाँ कितना बच जाएगा सर, 20,000 बच जाएगा, क्योंकि मैंने वहां हटा दी उतनी यूनिट। 30 थी, 30 में से 20 बेच दी, जो एक्चुअल जो सेल ऑन अप्रूवल है वो हटा दिया, ठीक है, 20 बेच दी। 20 बेचने के बाद सॉरी 25 बेची थी टोटल, जिसमें से 5 अप्रूवल था, इसमें जोड़ रखा था मैंने हटा दिया क्योंकि वो सेल नहीं मानते, तो 20 बची और 5 यहाँ छोड़ूंगा, तो 20 और 5 25 और 30 गलत हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो यूनिट आप यहाँ से हटाते हो वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना होगा, क्योंकि आपने बेची नहीं तो बच गई, यही तो खाओगे। हालांकि वो क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, हालांकि आपके पास बचा नहीं है, पर आपको मानना पड़ेगा सर अगर आपकी बिकी नहीं तो बच गई, अगर आप सेल नहीं मानोगे तो क्या मानोगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक ही तो मानना पड़ेगा कि इतनी यूनिट बच गई। अभी से जिस दिन आपकी वो सेल हो जाएगी उस दिन क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करके दोबारा सेल में ऐड कर दूंगा। आप मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं कि मैंने कुछ यूनिट बेच दिया, कस्टमर के पास है, ना तो मेरे पे क्लोजिंग स्टॉक है और ना ही मेरी वो सेल है, तो मैं कहां शो करूंगा उसको, ना मैं सेल पे दिखाऊंगा ना मैं क्लोजिंग स्टॉक पे दिखाऊंगा, तो 5,000 यूनिट कहां शो करूं भाई। इसलिए क्या करते हैं हम, जब तक वो सेल नहीं होती तब तक हम उसको मानते हैं कि हमारा स्टॉक पे पड़ा हुआ है। मान लो अभी हमारे पास नहीं, कस्टमर के पास है, स्टॉक पे पड़ा हुआ है, ये मानते हैं, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक पे उसको ऐड कर देते हैं, ये मानते हुए कि अभी सेल नहीं हुई। जैसे ही वो अप्रूव करेगा क्लोजिंग स्टॉक से हटाकर वापसी सेल में ऐड कर देंगे, बस ये कॉन्सेप्ट। बताइए समझ में आया। पर यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि अगर आपने उसको सेल पे दिखा दिया, नहीं वो सेल पे नहीं दिखता, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कहां दिखता है, क्लोजिंग स्टॉक पे दिखेगा वो, क्योंकि वो सेल नहीं मानते। तो उसकी सही एंट्री क्या होगी कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कहां पर दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक पे जाकर दिखता है, ना कि सेल पर। आपने अगर उसको सेल पे दिखा दिया तो आपको सेल से हटाकर क्लोजिंग में ऐड करना होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, मैंने भी यही सिखाया आपको, कि जब मैं आपको ये सिखा रहा था तो मैंने यहां पर कहा कि जो 12,000 रुपए की आपने सेल करी है ऑन अप्रूवल, वो 12,000 रुपए आपने सेल में जोड़ रखा है जबकि वो सेल नहीं होती। जब तक कस्टमर इसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक हम उसको सेल नहीं मानते। तो सेल नहीं मानते ना, इसलिए हमें हटाना पड़ेगा सेल में से। तो मैंने क्या करा, जितना अमाउंट सेल में जोड़ा था, आपने सेल प्राइस सेल में जोड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस तो जोड़ा नहीं होगा, तो 12,000 का सेल प्राइस है उतना हटा दिया। बट आप कॉस्ट
जोड़ोगे सर, क्लोजिंग स्टॉक में सेल प्राइस थोड़ा जुड़ता है, क्लोजिंग में कॉस्ट प्राइस जुड़ता है, तो आप 10,000 यहां जोड़ दोगे, तो 12,000 सेल में से हटाकर 10,000 क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ेंगे। हम कहेंगे हमारे पास स्टॉक नहीं पड़ा पर कस्टमर के पास पड़ा है, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा तब तक कहेंगे स्टॉक है, कस्टमर के पास है, बस वो क्लोजिंग स्टॉक पे रहेगा। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा यहां से हटाकर वहां सेल मान लूंगा। पर यहां पर उल्टा है, यहां पर क्या हुआ, हमने गलती करी, हमने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को सेल मान लिया था। हमने क्या करा, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को सेल, जब तक वो अप्रूव ना होता तब तक उसको सेल नहीं मानते, इसलिए हम उस गलती को कर रहे हैं। ठीक, वो सेल नहीं पे जाएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक पे जाना चाहिए था, तो हमने क्या करा, सेल से हटाकर क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ दिया। और एक बात का याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक में जाती है कॉस्ट और सेलिंग सेल पे जाती है सेल प्राइस। इसलिए दो प्राइस आपको गिवन थे क्वेश्चन के अंदर। एक था कॉस्टिंग, 10,000 के गुड्स हमने 12,000 बेचे, तो 12,000 में जो बेचे तो सेल में 12,000 जुड़ा होगा, हटा दूंगा, और कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट जुड़ेगी। सही है, तो सेल में से 12,000 माइनस करें और क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 पे ऐड कर दी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया हमने ऐसा क्यों करा। अब क्लियर हो गया लॉजिक कि सेल अप्रूव वैसे सेल में से कम क्यों करा, क्योंकि जब तक अप्रूव नहीं होगी तब तक सेल नहीं मानी जाती, आपने मान ली थी इसलिए माइनस करके हटा रहे हैं और उसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर रहे हैं। यहां आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया है, यहां आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया है। अब क्वेश्चन की शुरुआत और आगे बढ़ाते हैं हम। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे लिख देंगे। कितने का है सर, 1,81,000 रुपए का, 1,81,000 का। अब धीरे धीरे सारी एंट्री पास करेंगे ये करके। सबसे पहले आ जाओ डेप्रिसिएशन करते हैं, यहां पे दे रखा है, यहां नहीं दे रखा, डेप्रिसिएशन नीचे दिया नहीं था, ऊपर दिया था। देखो अगर आप इधर देखेंगे तो सारे खर्चे आएंगे डेबिट साइड में, तो शुरू से चेक करेंगे, ये नहीं आएगा, मशीन नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन और मशीन आएगा। मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी ऐसा होता है एडजस्टमेंट हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, और जब हमें ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट गिवन होती है उसका सिंगल इफेक्ट होता है, और कौन सा इफेक्ट होगा, जिस साइड वो होगा। तो डेप्रिसिएशन और मशीन किस साइड है, डेबिट साइड, तो कौन सा इफेक्ट दिखाना है, डेबिट इफेक्ट। और आपको पता है डेबिट इफेक्ट कहाँ आता है, पीएनएल अकाउंट में, डेप्रिसिएशन सारे पीएनएल में आता है ना, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये हो गया डेबिट इफेक्ट, क्योंकि डेबिट इफेक्ट था। मशीन में से माइनस नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, जैसे आपने यहाँ पुट करा, 4,000 रुपये आएगा यहाँ पर। इसके बाद और क्या आएगा सर, डेप्रिसिएशन मशीन के बाद यहाँ पर एक और था डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये भी डेबिट इफेक्ट होगा, पीएन में आएगा, सिंगल इफेक्ट होगा सिर्फ, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000 रुपये, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5,000 रुपये। अब एक एक करके खर्चा डाल दो, एक्सपेंसेस सारे एक एक करके डाल दो। अब क्या क्या है जरा चेक कर लेते हैं ऊपर से कौन कौन सा खर्चा है। जैसे कि ये नहीं आएगा, ये नहीं, ये डाल दिया है। रिपेयर टू मशीन डाल दो 5,200 रुपये, ये भी क्या है खर्चा है, टू रिपेयर टू मशीन, टू रिपेयर टू मशीन, मशीन को रिपेयर कराया 5,200 रुपये, मशीन को रिपेयर कराया 5,200 रुपये का। ठीक है सर, तो रिपेयर टू मशीन आ गया। उसके बाद आएगी यहाँ पर सैलरी, तो टू सैलरी और लिख देता हूँ, फिर अगले पेज में लिखूंगा टू सैलरी। सैलरी आपको दे रखी है कितनी, 21,000 रुपये। सैलरी की कोई एडजस्टमेंट दे रखी है क्या, सैलरी की एडजस्टमेंट चेक कर लेता हूँ, है कहीं सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट। कमीशन है, वर्क मैनेजर, ऑफिस रेंट है, नहीं सैलरी से रिलेटेड नहीं है। अब आ जाओ न्यू पेज में करता हूँ क्योंकि अब पेज यहाँ पर भर गया है। चलिए फीस हो गया था, वो कुछ दिक्कत आ गई थी ऑटोमेटिकली लैपटॉप के अंदर, तो मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने सैलरी लिखा 21,000 रुपये दे रखा, और सैलरी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट मुझे गिवन नहीं है। अब मैं नेक्स्ट पेज में आ गया, नेक्स्ट पेज में आप देख रहा हूँ क्या क्या मुझे गिवन है। तो सबसे पहले ऊपर आ जाओ, खर्चे सारे डाल दो, जितने भी खर्चे आपके पास एक्सपेंसेस दे रखे वो सारे डाल दीजिए। सैलरी तक हो गया था। इनकम टैक्स फॉर मिस्टर अरविंद कुमार, ये होता है ड्राइंग्स, कैश इन हैंड एसेट है, ये डेप्रिसिएशन डाल दिया, परचेज डाल चुका हूँ, रिटर्न डाल चुका हूँ, सिटी में एक्रूड इनकम, इनकम आएगा सर। एक्रूड इनकम देखो ये क्या लिखा है, डेबिट में लिखा है, मतलब कौन सा इफेक्ट दिखाना है, डेबिट इफेक्ट। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, वो इनकम जो कमा लिया पर नहीं मिला। ठीक है, तो ये क्रेडिट इफेक्ट इसका होता है पीएनएल अकाउंट में, इनकम में जाके जुड़ जाता है। ये नहीं दिखाना, डेबिट वाला दिखाना है, मतलब ये जाएगा एसेट में। गलती से भी एक्रूड इनकम पीएनएल के क्रेडिट साइड में मत डाल देना, क्योंकि एक्रूड इनकम का डेबिट इफेक्ट दिखाना है, क्रेडिट वाला नहीं। पीएनएल अकाउंट में होता है क्रेडिट इफेक्ट, वो क्रेडिट साइड में आता है ना, तो पीएनएल में क्रेडिट इफेक्ट होगा, तो हमें तो सिर्फ डेबिट वाला दिखाना है, तो हम एसेट में दिखाएंगे इसको। सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका भी क्रेडिट इफेक्ट दिखाना है, और क्रेडिट इफेक्ट होता है लायबिलिटी साइड में।
आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्रेडिट इफेक्ट लायबिलिटी साइड में होता है, पीएल में नहीं होगा, बस ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये जो प्रोविजन फॉर डीडी है 10,000 रुपये, इसको हम ओल्ड प्रोविजन कहते हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ओल्ड प्रोविजन हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, बाय ओल्ड प्रोविजन, बाय ओल्ड प्रोविजन मैं कैंसिल कर देता हूं। ये तक कॉन्सेप्ट आप तभी अप्लाई करिएगा जब आपको पीएल अकाउंट दे रखा है। जब आपसे सिर्फ बैडअप बैडअप का क्वेश्चन पूछता है ना, कभी कभी पूछे बैडअप बैडअप का क्वेश्चन सिर्फ, तो उस केस के अंदर ऐसा नहीं होगा, उस केस के अंदर लॉन्ग मेथड ही होगा। शॉर्ट मेथड तब होगा जब पीएल अकाउंट आपको दे रखा है और वहां से आप कैंसिल करो। तो ओल्ड प्रोविजन आपको 10,000 रुपये दे रखा है, आपने यहां से कैंसिल कर दिया। ओल्ड प्रोविजन 10,000 रुपये दे रखा है, आपने यहां से इसको कैंसिल कर दिया 10,000 रुपये। अब नया प्रोविजन बनाना है। अब आपको बैडअप दे रखा है, देखो यार बैडअप 2,000 बैडअप दे रखा है, पर फर्दर बैडअप भी है, तो यहां लिखो 2 बैडअप। अब बैडअप लिखने से पहले बैडअप लिख दिया, इधर ऐड कर दो फर्दर बैडअप भी दे रखा है नीचे क्वेश्चन में। 2,000 का बैडअप है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और फर्दर बैडअप मुझे क्वेश्चन के अंदर नीचे गिवन है, फर्दर बैडअप क्वेश्चन के अंदर नीचे गिवन है 6,000 रुपए। 6,000 का फर्दर बैडअप है, टोटल आ जाएगा 8,000 रुपए। अब न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करने से पहले, क्यों न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करने से पहले सुन लो मेरी बात, बच्चा यहाँ पर गलती करने लग जाता है, वो ना डायरेक्टली अप्लाई करना चालू कर देता है, कहता है डाटर में से माइनस हो गए फर्दर बैडअप में से जो बच जाएगा उसमें 5% डाउटफुल डेट निकाल लो, ऐसे करेगा वो जल्दीबाजी। पर आप ये देखिए जो डाटर आपको अभी गिवन है वो गलत है। जो मुझे डाटर ये दे रखे हैं ना 70,000 रुपए, ये गलत है। सर क्यों गलत है? क्योंकि एक रेक्टिफिकेशन यहाँ पर करना है। कहता है 2,400 रुपए रेंट का पे करा था। आज रेक्टिफिकेशन सिखाता हूं मैं आपको, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, उससे डाटर में इंपैक्ट आएगा और देन जाकर डाटर को रेक्टिफाई करके फिर ठीक करेंगे। तो हमने कहा था रेंट पे कराए, तो रेंट पे करने की करेक्ट एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होती है रेंट पे करने की करेक्ट एंट्री। अब इसने रेंट पे करने की रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, इसने कर दी डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश, डेटर अकाउंट डेबिट, और डेटर की जगह लिख दिया लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड लिख दिया डेटर की जगह, है वो डेटर ही, ठीक है ना, है वो डेटर ही, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट पे करना था ना 2,400 रुपए का, आपने रेंट अकाउंट की जगह कहां डाल दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट में, जो कि एंड वाज इंक्लूडेड इन डेटर। देख रहा बता रहा है कि लैंडलॉर्ड जो डेबिट हुआ है वो डेटर में इंक्लूड है, मतलब डेटर के अंदर ही कहीं लैंडलॉर्ड का अमाउंट भी जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा भाई देखो 2,400 रुपए का रेंट पे करना था, आपकी एंट्री होनी थी 2,400 और 2,400 ऐसे करके एंट्री होनी चाहिए थी, आपने कर दी डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,400। अब रेक्टिफिकेशन आपने पढ़ लिया है, कैश से कैश कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो ठीक है। अब रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी इसकी, रेक्टिफाई एंट्री ये हो गई कि भैया रेंट जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट कर दो, और जो डेटर आपने बढ़ा दिया था अब उसको कर दो कैंसिल। देखा आया ना इंपैक्ट डेटर पे, डेटर कब कर दो कैंसिल, तो डेटर अब यहां से माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेटर के अंदर क्या जुड़ा है, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड। तो यहां से मैंने 2,400 से रेंट बढ़ाना है और 2,400 से डेटर कम कर देते। तो मेरा क्या हुआ, एक नया इंपैक्ट आया है, इसको रेक्टिफाई करने से मेरी दो चीजें क्या हो गया, इफेक्ट पड़ा दो चीज में। एक तो मेरा रेंट खर्चा बढ़ गया, तो यहां पर डालूंगा रेंट, रेक्टिफाई कर दिया मैंने, और 2,400 का रेंट का खर्चा आ गया, ऊपर से डेटर कम हो गया। अब मैं जब कैलकुलेशन करूंगा, किस चीज की कैलकुलेशन करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर मुझे कितने के दे रखे क्वेश्चन में, 70,000 के दे रखे है ना। इसमें से पहले रेक्टिफाई कर लो या पहले बैडअप हटा दो। आपने बैडअप हटा दिया 6,000 रुपए, जैसे आपने 6,000 के बैडअप हटाए आपके पास बच गया आप कितना, 6,000 के बैडअप हटाने के बाद और भी हटाओ, आप पहले रेक्टिफाई कर लो, रेक्टिफाई टू डेटर, डेटर को रेक्टिफाई करा क्योंकि हमने गलती से 2,400 रेंट पे जाना था, हमने डेटर को बढ़ा दिया, 2,400 यहां से कम कर दो। अब जो आया ये है रिमेनिंग डेटर, जो सही डेटर है। अब आया समझ में? तो अगर आप पहले करते तो गलत हो जाता, पहले आप प्रोविजन मेंटेन करने की एंट्री पास कर देते तो गलत हो जाता, ठीक है ना। 70,000 में से पहले 6,000 जाएगा और माइनस करेंगे 2,400, तो आ जाएगा 61,600। अब इस वाले अमाउंट पे प्रोविजन बना दो, प्रोविजन न्यू प्रोविजन @5%, @5%, 61,600 का 5% आ गया 3080।
61,600 का 5% कितना आ गया सर? 3080। एक मिनट और, एक मिनट और, एक ट्रांजेक्शन और होनी थी यहाँ पर, वो तो भूल ही गया, जो सेल मानी थी। एक बात मुझे बताओ, जब मैंने ये सेल मानी थी, ये वाली सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 12,000 पे, 12,000 पे मैंने जब मैंने कस्टमर को दिया और कस्टमर से कहा अगर आपको पसंद नहीं आया तो वापस कर देना, तो ये उधार वाली सेल है। कैसी सेल है ये? क्रेडिट सेल है। और आपको पता होगा जब जब क्रेडिट सेल हम करते हैं तब तक हम डेटर बढ़ते हैं, है ना। जब मैंने ये वाली सेल में इंक्लूड कर रखा है, ये 12,000 पे सेल में इंक्लूड करा होगा तो डेटर भी तो बड़े होंगे, क्योंकि ये उधार वाली सेल है। क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो हमें वापस कर देगा, पैसा थोड़ा देगा हमें, पहले यूज करेगा उसके बाद क्या करेगा, वापस दे देगा अगर पसंद नहीं आया तो ये जो सेल के अंदर हमने 12,000 पे ऐड कर रखा था गलती से, इससे हमारे डेटर भी तो बड़े होंगे। क्योंकि जब मैंने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे एंट्री पास करी तो क्या एंट्री पास करी होगी? क्रेडिट सेल की, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल बढ़ा दिया होगा 12,000 से, तो 12,000 से डेटर भी तो बड़े होंगे। अब क्योंकि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को सेल नहीं मानते, तो मैंने क्या करा, सेल में से तो 12,000 कम कर दिया, पर डेटर में से कम नहीं करे, करना पड़ेगा कम। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? मैं कह रहा हूं कि जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है वो क्रेडिट सेल होती है बेसिकली। जब आप सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के लिए सेल करते हो ना, तो अप्रूवल बेसिस पे जब सेल होती है वो क्रेडिट सेल होती है। तो आपने उसकी एंट्री पास कर दी, आपको एंट्री करनी थी डेटर टू सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, आपने एंट्री पास कर दी डेटर टू सेल, मतलब आपने बेसिकली डेटर टू सेल बना दिया उसको। सेल होना ही नहीं चाहिए था, वो सेल की एंट्री पास ही नहीं होनी चाहिए थी आपने डेटर भी बढ़ा दिया और सेल भी बढ़ा दिया। अब आपने यहां से तो सेल कम कर दिया, अब आपको डेटर भी तो कम करना पड़ेगा 12,000 से, तो ये भी एक रेक्टिफाई करना पड़ेगा सर, ये भी एक रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसको ध्यान से निकल गया मेरे, आ जाओ। तो यहां से करूंगा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस की एंट्री मैंने गलत पास करी, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस की एंट्री मैंने गलत पास करी, उससे मैंने अपना डेटर बढ़ा दिया था। सेल एंट्री पता क्या पास करी होगी आपने? एंट्री पास करी डेटर टू सेल। अब आपने ट्रेडिंग अकाउंट में सेल तो कम कर दिया, क्योंकि सेल तो मानते नहीं अप्रूवल बेसिस को, तो सेल कम कर दिया तो डेटर भी यहां से कम करना पड़ेगा। तो 12,000 के डेटर यहां से कम करोगे, अब जो बच जाएंगे डेटर रिमेनिंग, उस पे बनेगा प्रोविजन 5% का। ये आ गया रिमेनिंग डेटर। अब जो रिमेनिंग डेटर होंगे उस पर 5% का प्रोविजन क्रिएट होगा। ठीक है जी। 70,000 माइनस 6,000 माइनस 2,400 माइनस 12,000, यह आ जाएगा 49,600। इस पे बना दो न्यू प्रोविजन, एट द रेट 5%। 49,600 का 5% कितना हो गया? 2480 और माइनस कर देंगे, अमाउंट निकल आएगा। ये अमाउंट जाएगा डेटर, नेट डेटर बोलेंगे, जो कि बैलेंस शीट में शो होगा। अब मैं डायरेक्टली नेट डेटर करके, सीधा डेटर करके बैलेंस में शो कर दूंगा भाई, ये डेटर करके बैलेंस शीट में शो कर दूंगा सीधा। मैं ना इतने तामझाम दोबारा नहीं करूंगा। ये मैं यहाँ पर अलग से वर्किंग नोट में कर तो रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1 बना लो, 2 बना लो इसको, वर्किंग नोट नंबर 2 में अलग से कर तो दिया। अब बैलेंस शीट में दोबारा तामझाम थोड़ा करूंगा, 70 में से ये माइनस करो, बैड कर तो दिया, सीधा डाल दो अमाउंट। कितना आ जाएगा ये? 49,600 में से 2480 माइनस कर देंगे, 47,120 आएगा। बैलेंस शीट में सीधा सीधा 47,120 डाल देना। दो बार क्यों करोगे यार? एक बार वर्किंग नोट में फॉर्मेट बना तो दिया, दोबारा बैलेंस शीट में क्यों करोगे? शुरू से सीधा सीधा डाल देना 47,120, होगी सारी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट वाली भी, ठीक है ना। अब यहां पर आ जाएगा न्यू प्रोविजन, यहां आ जाएगा न्यू प्रोविजन 2480 2480 2480, बस। इसके बाद मुझे कुछ लग नहीं रहा है, चेक कर ले एक बार क्वेश्चन के अंदर। न्यू प्रोविजन मैंने देखो याली एंट्री कर दी, याली भी कर दी, याला भी कर दिया, याला भी कर दिया, ये रह गई जनरल मैनेजर और वर्क मैनेजर। अब सारा खेल इसी का है, जनरल मैनेजर और वर्क मैनेजर का, और कोई भी ट्रांजेक्शन पेंडिंग नहीं बची, सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करती हूँ। अब यहां पर आएगा सबसे पहले वर्क मैनेजर, सॉरी वर्क मैनेजर नहीं आएगा। सबसे पहले मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा प्रॉफिट, यहीं पे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अभी कोई भी मैनेजर मत देखो, सबसे पहले प्रॉफिट निकालो, वो प्रॉफिट निकालो जिसमें अभी कोई भी कमीशन माइनस है। दो टाइप के हमारे पास मैनेजर है, एक जनरल मैनेजर है उसको भी कमीशन दे रहे, एक वर्क मैनेजर है उसको भी कमीशन। अब कमीशन देने का परसेंटेज सब में अलग अलग लग रहा है, एक में 10%, एक में 12%, एक में 10% बिफोर वाले प्रॉफिट में, एक में 12% आफ्टर वाले पे, तो दिक्कत है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करो आप, आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला, क्या मुझे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे रखा है? नहीं दे रखा। इसको निकालने के लिए तो हम इतना सारा तामझाम कर रहे हैं, यही तो निकालेंगे। तो अब ऐसा करो, सबसे पहले आप टोटल करो, टोटल करो सर, यहां पर टोटल कर देंगे
और टोटल करके पहले निकालो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या होगा। ये देखो 1,81,000 ये है और 1,10,000 ये रहा, तो 1,91,000 तो ये आ गया। ठीक है जी, 1,91,000 आपके पास यहाँ पर आ गया। कट गया नहीं, इसको ठीक करते हैं। 1,91,000 ये आ गया और वही टोटल आपने यहाँ लिख दिया 1,91,000। अब यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आएगा, यहां से मैं नेट प्रॉफिट निकाल लूं, टू नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया, क्या कह सकता हूं, क्या इस नेट प्रॉफिट से पहले ऊपर कोई कमीशन लिखा हुआ है? नहीं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आ गया। ये बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल, कोई भी कमीशन माइनस नहीं करा अभी तक मैंने। बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब देखो ये नेट प्रॉफिट निकालते टाइम क्या मैंने सारे कमीशन माइनस कर दिया ऊपर से? नहीं सर, कोई भी कमीशन माइनस नहीं करा, तो मैं कह सकता हूं बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन है ये नेट प्रॉफिट क्या है? बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 1,91,000, अब 1,91,000 माइनस करेंगे 1,91,000 में से। 1,91,000 में से आप माइनस करेंगे 1,91,000, 2480, 2400, 8,000, ठीक है, 21,000, 5200, 5,000 और 4,000, ये आ गया 1,42,920। अब मेरा आया 1,42,920। 1,42,920। अब ये मेरा वो प्रॉफिट है जिसमें आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है। मेरा वो प्रॉफिट है जिसमें बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है। तो क्या करता हूं, इस नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सारे कमीशन, ना तो मैनेजर का कमीशन, कोई भी मैनेजर, चाहे वर्क मैनेजर हो चाहे आप जनरल मैनेजर हो, कोई भी कमीशन माइनस नहीं हुआ उससे पहले का प्रॉफिट। मतलब बेसिकली क्या होगा, मैं आपको एक स्टेटमेंट बनाकर दिखाता हूं। पहले होगा नेट प्रॉफिट, ठीक है जी, एक ये स्टेटमेंट देखोगे आपको समझ में आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल कमीशन, सारे कमीशन से पहले का प्रॉफिट, ठीक है, सारे कमीशन से पहले का प्रॉफिट आपके पास कितना दे रखा, अभी निकाला 1,49,000, 1,42,920, 1,42,920, 42,920, ठीक है ना, ये आपके पास आया। अब यहां से आप माइनस करोगे सबसे पहले वर्क मैनेजर का कमीशन। सर वर्क का क्यों माइनस करा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वर्क मैनेजर है ना उसको 12% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर, मतलब ऊपर वाला, एंड ऑन एंड हिज ऑन, अपने वाला। मतलब इसको उस नेट प्रॉफिट पे 12% निकालना है जिस नेट प्रॉफिट में ना तो जनरल मैनेजर कमीशन माइनस हुआ है और ना ही खुद का, इसका वर्क मैनेजर का। तो मतलब ऐसे कह सकता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब इसको 12% उस प्रॉफिट में निकालना है जिसमें कोई भी कमीशन माइनस नहीं हुआ। पढ़ के देखो ना, 12% निकालना है किसका? वो नेट प्रॉफिट का जो बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर ऊपर वाले का कमीशन और ऑन हिज ऑन एंड हिज ऑन, इसका खुद का। मतलब जनरल मैनेजर का कमीशन भी माइनस ना हुआ हो उस नेट प्रॉफिट में और खुद का भी ना हुआ हो, तो बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन हो गया, क्योंकि ऑल में दो ही जने हैं, ये जनरल और वर्क मैनेजर। तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा निकाल लेंगे 12%, सीधा सीधा किसका बोल रहा है? इसी का तो बोल रहा है, किसी का निकालो। तो हमें यहां से क्या करना होगा, वर्क मैनेजर का कमीशन निकालना होगा। निकल गया लो, वर्क मैनेजर कमीशन क्या था, @ 12% निकालना है, और ये 12% निकालना है सर इस अमाउंट पर, ये 12% इस अमाउंट पे निकालना है, क्योंकि साफ साफ उसने क्लियरली मेंशन कर दिया खुद का कमीशन से पहले का प्रॉफिट, वर्क मैनेजर का खुद का कमीशन से पहले का और जनरल मैनेजर से पहले का। मतलब बेसिकली वो नेट प्रॉफिट जिसमें कोई भी कमीशन अभी माइनस नहीं हुआ है, कोई भी कमीशन माइनस नहीं हुआ है। क्लियर है? तो अब मैं 1,42,920 में से ये 12% कैलकुलेट कर लूंगा। 1,42,920 में से 12% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 1,71,000, नहीं 17,150.4। अब माइनस करके जो आएगा मेरे पास 1,25,769.6। सुनो, इस प्रॉफिट को क्या नाम दूं? इस प्रॉफिट को नाम दूंगा, सुनना ध्यान से, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बिफोर मैनेजर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन बट आफ्टर वर्क मैनेजर कमीशन, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर जनरल मैनेजर कमीशन। पूरा नाम दे रहा हूं, ध्यान सुनना, जनरल मैनेजर कमीशन से पहले का प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन
है ना। ये अभी जनरल मैनेजर कमीशन तो माइनस नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ वर्क मैनेजर का हुआ है, तो कह सकता हूं ये वो नेट प्रॉफिट है जो जनरल मैनेजर कमीशन से पहले का है और वर्क मैनेजर के बाद का है, बट आफ्टर वर्क मैनेजर कमीशन। कह सकता हूं, बताइए सर, ये बताइए, क्लियर है? वर्क मैनेजर कमीशन। अब खुद ही देखिए ना, इस प्रॉफिट में वर्क मैनेजर कमीशन माइनस हो चुका है पर जनरल का नहीं हुआ, तो यही तो कहूंगा कि यार ये वो प्रॉफिट है जिसमें वर्क मैनेजर कमीशन माइनस हो चुका है पर जनरल मैनेजर का नहीं हुआ है। क्लियर है ना ये चीज? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन बट आफ्टर वर्क मैनेजर कमीशन। समझ में आया? ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से करूंगा जनरल मैनेजर कमीशन का माइनस, है ना। सिर्फ एक भाई वर्क मैनेजर का तो माइनस हो चुका है, इसमें जनरल का और कर देता हूं तो सारे कमीशन माइनस हो जाएंगे, है ना। तो जनरल मैनेजर कमीशन, यहां से मैं जनरल मैनेजर का कमीशन ही माइनस कर देता हूं। एट द रेट मुझे दे रखा है 10%। अब पता है वो 10% इस पे नहीं निकालना, वो निकालना है इस वाले अमाउंट पे। और ये अमाउंट क्या आएगा, जब आप जनरल मैनेजर कमीशन यहां से माइनस करोगे ना, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब आपको ये 10% इस पे अप्लाई करना है। सर ये बोल रहा था कि हाँ, कह रहा है जनरल मैनेजर को हम कमीशन देंगे 10% उस प्रॉफिट पे जिसमें दोनों ही कमीशन माइनस हो चुके हो, इसका खुद का भी और वर्क मैनेजर का भी। मैंने कहा कहीं देखो, यही दे रखा है। दिखा आपको? सर दिख रहा है? क्या लिखा है, जनरल मैनेजर को कमीशन देंगे 10% उस नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अपना कमीशन माइनस हो जाए, और अपना कमीशन माइनस होगा इसका मतलब उस प्रॉफिट पे कमीशन देंगे जिसमें इसका खुद का भी माइनस हो जाए। खुद का तो होगा, उसका भी तो होगा, क्योंकि पहले उसको करना पड़ेगा, जब प्रॉफिट आएगा तब इसका होगा, तब दूसरा प्रॉफिट आएगा। तो मतलब ये कह रहा है कि जनरल मैनेजर को जो हम कमीशन देंगे 10%, वो उस प्रॉफिट पे देंगे जिसपे इसका खुद का कमीशन माइनस हो चुका। अरे खुद का तो बाद में होगा ना, उससे पहले तो वर्क मैनेजर का हो जाएगा, क्योंकि वर्क मैनेजर का पहले होगा, वो तो डायरेक्टली निकाल सकते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे ये 10% उस प्रॉफिट पे लगाना है जिसमें इसका कमीशन माइनस होकर आया हो, है ना। तो ये वो वाला केस आ गया आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था भाई सिंपल है, जो आपको सही लगे वो कर लो। अगर आप इसको 100 लेट कर लेते हो, है ना, अगर आप इसको 100 लेट कर लेते हो और 100 का 10% निकालोगे तो 10 आएगा, तो ये कितने के बराबर है, 110 के बराबर आ गया। अगर इसको 100 माना और 10% इस 100 पर निकालूंगा तो ये 10 के बराबर हो गया, और ऊपर कितने के बराबर जाएगा, 110 के, क्योंकि 110 में से 10 जाएंगे तभी तो 100 बचेगा, है ना। तो अब बताओ, अगर ये 110 के बराबर तो 10 के बराबर कितना, सीधा सीधा आ गया। तो अगर मैं कह रहा हूं कमीशन, अगर जनरल मैनेजर का कमीशन निकालना है ना, मुझे एक्स करके भी लेट कर सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। सीधा कहोगे 1,25,000 769.6 में से एक्स इसको मान लो और 10% ऑफ एक्स कर लो, तो इसमें से 10% ऑफ एक्स बराबर 10। सब बताया था मैंने आपको इसी लेक्चर के अंदर। 1,25,769.6 डिवाइडेड बाई 110 करूंगा तो 1 के बराबर आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो कमीशन के बराबर आ गया। निकाल लो सर कमीशन, डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये आ गया 11,433.6, और माइनस कर लो 1,25,769.6 में से 11,433.6 माइनस कर लो तो ये आ गया 1 लाख। अब मेरे पास जो आएगा नेट प्रॉफिट वो है 1,14,336, 1,14,336। बस ये दोनों डाल दो। कुछ मिस्टेक हो गई क्या? हो गई मिस्टेक, हो गई। अरे यार तुम तो ध्यान दे रहे थे, तुम क्या बोलूँगा मैं। ये नहीं डाला हमने। डिस्काउंट परचेज करते वक्त हमने डिस्काउंट मिला था 7080 का, ये डालना भूल गए। सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ। लाइव वाले बच्चे तो एटलीस्ट ध्यान तो, चलो रिकॉर्डेड वाले तो कुछ नहीं, लाइव तो ध्यान देते कि कुछ चीज छूट गई है। 7080 का मैंने कहा था ना कोई छूट गई, आप कह रहे थे नहीं। 7080 भाई ये डालना भूल गए हम, और 7080 डालना भूल गए तो सब गलत हो गया। अब ये वाला गलत आया अमाउंट, यहाँ गलत आया, और सब गलत हो गया पीछे कमीशन। दोबारा करो सारा का सारा।
तभी तो आंसर मैच नहीं हो रहा। क्या ना आएगा, चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है। 1,81,7080 और प्लस 10,000, 1,98,000, 1,98,080, 1,98,080। अब माइनस कर दो 2480। इसलिए जब मैं क्वेश्चन क्लास में कराता हूँ ना, तो बच्चे बस आंख बंद करके कर रहे होते हैं। अपना दिमाग लगाते ही नहीं यार। एटलीस्ट देख तो ले, तो कोई छूट तो नहीं गया। एक बच्चा 1.5 लाख आ गया। अभी भी गलत लग रहा है मुझे, कुछ अभी भी कुछ छूटा है लग रहा है। चेक कर लो पहले ढंग से, मैं चेक कर लेता हूँ, बाद में फिर दोबारा दिक्कत आए। ये डाल दिया था मैंने, प्रिपेयर डाल दिया था, वेजी डाल चुका हूँ, सैलेड डाल चुका हूँ, कैसे नहीं, ये नहीं, ये डाल चुका हूँ, तेल लिख दिया था। अकाउंटिंग कम आएगा नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा इधर। प्रोविजन फॉर डीडी डाल दिया था, बिल पेपर नहीं आएगा, बैड डेब्ट 2000 डाल दिया, डिस्काउंट ये सब डाल दिया है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया है। इसके बाद रेंट डाल दिया था, 2400 रुपये का रेंट पेड हुआ था, वो भी डाल दिया मैंने। कोई चीज मिस हो रही है यार, क्या हो रहा है मिस? ठीक है, कुछ नहीं मिस हो रहा, सही है, क्लियर है, मैंने चेक कर लिया, सब कुछ मिस नहीं है। 1.5 लाख रुपए आएगा यहाँ पर, ठीक, कोई मिस नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए। अब कुछ नहीं करना, वो सारी कैलकुलेशन 1.5 लाख के हिसाब से कर दो बस, और कुछ नहीं। मतलब ये कैलकुलेशन 1.5 लाख के हिसाब से कर दीजिए आप। इधर देखो, यहाँ पर मेरा बिफोर 1.5 लाख आया। अब 1.5 लाख का 12% कितना हो गया सर? 1.5 लाख का 12% कितना हो गया सर? 18,000 हो गया। 18,000 यहाँ से माइनस कर दिया, ये आ गया 1,32,000 रुपये। और वही कॉन्सेप्ट कि 1 लाख, अब सबको जाएगा ना, सबको सेम ही तो है, बस यहाँ गलती कर दी थी। 1.5 लाख का 18%, 1.5 लाख का 12%, 18 माइनस कर दिया, ये आ गया। अब 1,32,110 के बराबर, तो 10 के बराबर कितना जनरल मैनेजर निकल गया? 1,32,000 अगर 110 के बराबर है, तो 10 के बराबर कितना होगा? 12,000 होगा। तो जैसे यहाँ 12,000 आया, तो 1,32 में से 12 जाएगा, ये आ गया 1,20,000 रुपये। देखो अब मैच कर गया प्रॉफिट। इधर देखिए, पहले मैच नहीं करा था ना, वो गलती हो गई थी। नेट प्रॉफिट 1,20,000, यही तो है वो नेट प्रॉफिट, जिसमें सब कुछ माइनस कर चुका हूँ, सारे खर्चे माइनस कर दिए, सारे कमीशन माइनस कर दिए। करना कैसे? दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको पूरा मिटो दो, वर्क मैनेजर जनरल मैनेजर डालकर सीधा डाल दो, सीधा माइनस कर दो और सीधा लिख दो 1,20। या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले बिफोर निकाल लिया, अब ये इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो बाय नेट प्रॉफिट बिफोर वाला, ठीक है ना, सारा बिफोर ऑल कमीशन, सारे कमीशन का नेट प्रॉफिट बिफोर वाला इधर लगा दिया, 1,50,000 रुपए। इसके बाद यहां पर 2 कमीशन डाल दिए, कौन सा? एक वर्क मैनेजर का और एक जनरल मैनेजर का। वर्क मैनेजर का जो कमीशन आया है वो है 18,000 रुपए, जनरल मैनेजर का कमीशन आया 12,000 रुपए। वर्क मैनेजर का 18,000 आया है और जनरल मैनेजर का 12,000 आया है, माइनस कर दोगे और जो प्रॉफिट निकलेगा वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ये 1.5 लाख और 1.5 लाख में से दोनों जाएंगे तो 1,20,000 बच जाएगा, आ गया नेट प्रॉफिट। ये आ गया टू नेट प्रॉफिट ऑल कमीशन। ये नेट प्रॉफिट आ गया पूरा, जिसमें सारा खर्चा माइनस हो गया, कमीशन भी, सारे खर्चे भी, सबके कमीशन माइनस हो गए, 1,20,000 रुपए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? बस ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई, वो डिस्काउंट का कॉलम देख रहे हो ना, यही गलती होती है, देख रहे हो मनोज, यही गलती होती है। जब आप एक चीज भी भूल जाओ ना, तो आपके लाइन से सारा गलत होता हुआ चलता है। भूल गए थे ये डालना, इसकी वजह से सारा गलत आ गया था, कमीशन गलत, सब कुछ गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, सब गलत, फिर ऐसे कट जाते हैं नंबर। और जब सारे गलत हो जाएगा तो नंबर कौन देगा भाई? तो कोई भी है, मैं हूँ चाहे वो, भाई मेरे से भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, सबसे हो सकती है। आप पहले लो बैलेंस शीट। पता है हम जनरल मैनेजर और वर्क मैनेजर को कमीशन नहीं देते, ये पेबल होता है, ये कमीशन नहीं दे रहे, अभी कैश में नहीं दे रहे, लिखा हुआ है कहीं कैश पेड हुआ है क्वेश्चन के अंदर,
कहीं पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने जनरल मैनेजर और वर्क मैनेजर को कमीशन कैश में पे कर चुका हूँ? नहीं, नहीं लिखा ना, इसका मतलब ये पे नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हमारी लायबिलिटी है, हमें वर्क मैनेजर और जनरल मैनेजर को कमीशन पे करना है। ठीक है जी, कहीं लिखा नहीं है, जब तक ना लिखे तब तक आप पेबल मानोगे। जैसे लिख देना कि हाँ पे कर चुके हो तो फिर पेड मानना, फिर कैश कम करना एसेट में से। अभी तक पे नहीं लिखा कहीं पर भी तो हम इसको पेबल बोलेंगे कि अभी पे नहीं करा, पे करेंगे तो लायबिलिटी साइड में शो होगा ही, कमीशन दोनों के दोनों। आओ भी बैलेंस शीट बनाइए। सबसे पहले आएगा कैपिटल, इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और माइनस करेंगे ड्राइंग्स। चेक करें कैपिटल कहां पर है। कैपिटल ये रही, 1 लाख की कैपिटल है, इनकम टैक्स दिया था, 1,000 का ड्राइंग्स है, 1 लाख की कैपिटल है, 1,20,000 का नेट प्रॉफिट है और 1,000 की ड्राइंग है। ये आ गया 2,20,000 और 2,19,000 रुपए। इसके बाद सुनो, क्रेडिटर लिखो, ये रहा बिल पेबल, 16,000 रुपए का लायबिलिटी है। क्रेडिटर 62,520 लायबिलिटी है। बिल पेबल 16,000 रुपए, क्रेडिटर 62,520। फिर सुनो, अभी वो दो चीजें, एक थी एक्रूड इनकम, वो तो नहीं आएगा, एक थी आउटस्टैंडिंग सैलरी। याद आ रहा है, एक क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी था, देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपए लायबिलिटी साइड में आएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000 रुपए। और जो हमने कमीशन देना है जनरल मैनेजर कमीशन, वो हम पे नहीं करा है, वो हम करेंगे, तो इसलिए लायबिलिटी जब तक पे नहीं करोगे। जनरल मैनेजर कमीशन दे रहे थे 12,000 रुपए और वर्क मैनेजर कमीशन मिल रहा है, वर्क मैनेजर कमीशन मिल रहा है सर 18,000 रुपए। ठीक है जी, और कहीं लायबिलिटी आपको दिख रही है? लायबिलिटी साइड में तो और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, इतना ही है, टोटल कर लेंगे लायबिलिटी साइड, रह जाएगा भी पता चल जाएगा, अभी टोटल बराबर नहीं है तो रह क्या समझ लेना। 2,19,000, 16,000, 62,520, 4,000, 12,000 और 18,000, 3,31,520, 3,39,120 आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई पॉइंट छूट गया है। वैसे तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं, जब आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही ना, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट छूट गया है। देख लो आप कहाँ छूट गया है। कमीशन का मैंने दोनों डाल दिए, 2,400 पेड एज अ रेंट, हमने रेंट पे करा था, चलो ठीक है ये हो गया था। और गुड कॉस्टिंग 10,000 पे, अप्रूवल लेटर कम हो गया तो ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक वहां पर आएगा, बैड डेब्ट उधर आएगा, क्रेडिट डाल दिया है, बैड बिल पेबल डाल दिया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग डाल चुका। अरे ये देखो मैंने कहा था छूट गया, देखो सिटी बैंक लायबिलिटी नहीं डाला, क्या तरह है, कुछ छूट गया है, सिटी बैंक आएगा 7,600 रुपया। अब कर जाएगा मैच, आ गया बिल्कुल बराबर, 3,39,120 मैच कर गया। ठीक, ठीक है। अब आ जाओ एसेट में। सबसे पहले एसेट आएगी आपके पास मशीन, डेप्रिसिएशन माइनस मत करना एसेट में से क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है। मशीन आ जाएगा, फिर बिल्डिंग आ जाएगी। मशीन कितने की शो कर रही है? मशीन शो हो रही है 36,000 रुपये की। और बिल्डिंग कितनी की है? लैंड बिल्डिंग 1,49,000 रुपये की। 36,000 रुपये ये, 1,49,000 रुपये ये। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि उसका इफेक्ट हो चुका है। बी आर डाल दो, बी आर डाल दीजिए। बी आर कितना दे रखा है, कहाँ है?
30,000 रुपये का बी आर है, 30,000 का बी आर डाल दीजिए। सर डेटर आप डायरेक्टली डाल देंगे, ठीक है ना, आपने सॉल्व कर रहा था वर्किंग नोट में, आपने सॉल्व करा है डेटर का, आप डायरेक्टली पुट कर देंगे। वर्किंग नोट बनाया इसलिए था, कहाँ है वो डेटर वाला वर्किंग नोट, ये रहा 47,120, डायरेक्टली पुट कर देंगे आप, ये अलग पूरा दोबारा मेंटेन नहीं करेंगे। 47,120। फिर यहां पर आएगा एक्रूड इनकम, वो इनकम जो कमाली मिलेनी एसेट होती है। फिर आएगा यहां पर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 60,000 रुपए का। एक्रूड इनकम देख लो कितना है, ये रहा वो इनकम जो कमाली मिलेनी 3,000 रुपए का। अब यहां पर आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपको दे रखा है 4,000 रुपए। ₹4,000 कैश इन हैंड दे दिया। शुरू से चेक करते हैं एक बार, मशीन डाल दिया, कैश इन हैंड डाल दिया, लैंड एंड बिल्डिंग डाल दिया है, एक्रूड इनकम डाल दिया, बीआर डाल दिया, डेटर डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, बैड डेट की एंट्री हो चुकी है क्योंकि डेटर में सेरा कर दिया था, इसके डबल इफेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। 2400 के रेंट डबल इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, डेटर को कम कर दिया और रेंट बढ़ा दिया, ये उसका हो गया डबल इफेक्ट, रेंट बढ़ा दिया और डेटर को कम कर दिया। जनरल मैनेजर इसका कमीशन हो चुका है, बराबर कर दो। डालिए 36,000, 1,49,000, 30,000, 47,120, 3,000, 60,000 और 4,000, 3,10,000 अभी भी रह गया है। 60 है 70 है, आज क्या हो रहा है यार, ये 10,000 कहाँ रह गया। अरे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा था ना, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बढ़ा था, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ा था, 70,000 हो गया था। ट्रेडिंग ऑन में देखो, वो तो इफेक्ट दिखाया नहीं इधर बैलेंस शीट में। 60,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक था, फिर सैंटोन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस से बढ़ा नहीं था, ट्रेडिंग ऑन में क्लोजिंग स्टॉक 70 हो गया था। अभी दिखाता हूँ, 70,000 ये हो गया। उसके बाद कैश इन हैंड, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, पहले कैश इन हैंड देख लूँ, 4,000 था, कितना था 4,000 था, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक देखो, जब मैं ट्रेडिंग ऑन बना रहा था तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 रुपये ऐड करके बाहर डालते 70,000 रुपये, तो टोटल बैलेंस शीट पे भी 70 ही जाएगा। और मैच करेगी सर बैलेंस शीट आपकी, कैश इन हैंड 4,000 रुपये, एक बार ऐड कर लो ना, चेक कर लेना, 3,39,120। और यहाँ पर खत्म होता है सारे कॉन्सेप्ट, अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है नहीं। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।